सभी को बहुत बहुत नमस्कार। भाई आज की जो क्लास है आपकी, ये एसएससी के जो आपके असिस्टेंट साइंटिफिक असिस्टेंट वाला जो पेपर है, उसके बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर 100 नंबर की फिजिक्स है, तो उसमें कैसे करें। तो उसके लिए मैं काम कर रहा हूँ आपके लिए कि जो लास्ट टाइम जब साइंटिफिक असिस्टेंट का पेपर हुआ था, तो कुछ सेट मेरे पास में है, तो मैं आपको उनका सोल्यूशन करा देता हूँ। यानी कि जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए थे, अगर आप उन्हें भी देख कर चले जाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप 100 में से 75-80 क्वेश्चन बना पाएंगे। अगर आपने साइंस स्पेशल बैच ले रखा है, अगर आप मेरे से साइंस स्पेशल बैच में नहीं पढ़े, अगर आपने बीएससी तो करी रखी है, तो थोड़ा बहुत अगर आपको साइंस का आइडिया है, क्योंकि आप एक मान के चलो कि पिछले 6 जो सेट मेरे पास में है, लगभग उनमें से हम 500-550 क्वेश्चन करेंगे। तो 500-550 क्वेश्चन में लगभग आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट एक बार रिवाइज हो जाएंगे। आपको एक आइडिया हो जाएगा कि पहले क्वेश्चन आए कैसे हैं। दूसरा मैं काम करूंगा कि अभी तो आज तो मैं जो साइंटिफिक असिस्टेंट का जो प्रीवियस ईयर का पेपर है 2017 में जब हुआ था लास्ट टाइम, वो आपको करा रहा हूँ। इसके बाद में जो अभी असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर के जो पेपर हुए, वो भी मैं आपको करा दूंगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। और मैं थोड़ा से मान के चल रहा हूँ कि भाई अगर आप ये एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आपको थोड़ा बहुत फिजिक्स की हल्का फुल्का आइडिया है। दूसरा, जो बच्चे यूपी रेडियो ऑपरेटर के हैं, वो जरूर देख के जाएँ, क्योंकि आपके यहाँ 40 नंबर की साइंस है, तो अच्छे क्वेश्चन आ सकते हैं फिजिक्स से। अच्छा, इसके अलावा मान लो कोई बच्चा यूपी पीजीटी की तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। बहुत क्वेश्चन आपको इसमें से मिल सकते हैं डायरेक्ट, जितने भी हम प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो यूपी पीजीटी वाले भी कर सकते हैं, जो बच्चे नेट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, 11th क्लास 12th क्लास जिन्होंने कर ली है, वो भी देख सकते हैं। ठीक है, तो मेन जो हमारा है, इसमें हम कर रहे हैं साइंटिफिक असिस्टेंट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। तो 1 बाय 1 करते हैं हम। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। इसने हमारे से कहा कि इफ ए पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट and accelerate at the rate of a meter per second square, and if its velocity at the end of time t is equal to a meter per second, then what will be its velocity b at the end of time 2t। एक बार आप इस क्वेश्चन को पढ़ना और वीडियो रोक के करने की कोशिश करना। तो देखो, सबसे पहले उसने कहा कि पार्टिकल जो है वो रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है। पार्टिकल स्टार्ट क्या कर रहा है? स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। तो यानी कि इनिशियल जो वेलोसिटी है वो आपको 0 दे रखी है, और कह रहा है कि जो उसका एक्सेलरेशन है वो कितना बेटा? a मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी एक्सेलरेशन उसने ए ही दे रखा है। वो कह रहा है कि इफ इट्स वेलोसिटी एट द एंड ऑफ टाइम टी इज इक्वल टू ए, तो फाइनल वेलोसिटी बेटा इसकी ए है, कितने टाइम के बाद? टी टाइम के बाद। ये इन्फॉर्मेशन मुझे दे रखी है। और पूछा क्या कि व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी एट द एंड ऑफ टाइम टी टू। तो टाइम टी इज इक्वल टू 2t के बाद में ये कह रहा है कि इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी। तो सबसे पहले हमारे पास में जो इन्फॉर्मेशन है उससे देखने कुछ निकलता है कि इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी भी है, टाइम भी दे रखा है, एक्सेलरेशन भी। तो लेकिन यहाँ पे वैल्यू नहीं दे रखी। सब की सब जो चीज़ें हमें दे रखी हैं उसने केवल ए टी ए की फॉर्म में दे रखी हैं। तो हमें पता कि जो फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, गति का जो पहला समीकरण है, उसमें देखो बेटा, फाइनल वेलोसिटी तो ए है, इनिशियल 0 है, एक्सेलरेशन कह रहा ए ही है, और टाइम कह रहा टी ही है। तो अगर आप इसे देखेंगे, ए से कट जाएगा, यानी कि टी की वैल्यू हो जाएगी 1, यानी टी की वैल्यू 1 आ गई। यानी आपसे कहना चाह रहा है, अगर टी की वैल्यू 1 है, तो उसने कहा कि 2t के बाद में उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। तो यानी कि आपको जो टाइम है एक्चुअल में उसने 2 दे रखा है, और v पूछ रहा है आपसे। तो फिर से फर्स्ट इक्वेशन लगा दो, v इज गल टू यू प्लस ए टी। इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, एक्सेलरेशन ए ही है, टाइम कितना है हमारा? 2। तो v की वैल्यू आ जाएगी 2a के बराबर। ये मुझे बड़ा प्यारा क्वेश्चन लगा जब मैं खुद भी क्वेश्चन को कर रहा था। तो देखो, इसमें उसने आपको बहुत सिंपल सी इक्वेशन पूछ रहा है, v इज गल टू यू प्लस ए टी वाली, यानी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, गति का पहला समीकरण। तो जो जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास में थी कि स्टार्ट किया रेस्ट से, एक्सेलरेशन भी दे रखा है, फाइनल वेलोसिटी दे रखी है, टाइम भी दे रखा है टी, तो मैंने इसे देखा कि मेरे पास वी यू ए टी देख के आपको पता चल गया कि हमें फर्स्ट इक्वेशन लगानी है। हमने वैल्यू पुट की तो टी की वैल्यू 1 आ गई। तो टाइम कह रहा है कि 2t के बाद फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। तो टी तो 1 आया था, यानी कि 2 के बाद पूछ रहा है कि वो क्या फाइनल वेलोसिटी होगी। हमने कर लिया। आप चाहो तो इस वाले टाइम को टी डैश भी लिख सकते हो कि 2t के बाद क्या होगा। ठीक है, अगले पे आते हैं। कह रहा है फॉर एन आइडियल गैस कोफिशिएंट वॉल्यूम एक्सपेंशन इज इक्वल टू, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन पूछ रहा है। अगर आपको याद हो, हमने पढ़ा है कि कोफिशिएंट कोई सा भी हो, चाहे कोफिशिएंट ऑफ आपका लीनियर एक्सपेंशन हो, कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन हो, वॉल्यूम एक्सपेंशन हो। जैसे यहाँ पे इसने दे रखा बेटा हमें कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन को कह रहा है कि ए वी से लिखो, और कह रहा है कि ये किसके बराबर होगा। आप याद करो, मैंने आपको बताया था कि जो कोफिशिएंट कोई सा भी हो, लीनियर हो, एरियल हो, चाहे वॉल्यूम वाला हो, चाहे रेखिक हो, चाहे आपका क्षेत्रीय हो, चाहे आयतनिक प्रसार गुणांक हो, इनका जो बेटा यूनिट होती है 1/केल्विन। 1/केल्विन।
तो इन तीनों के मात्रक जो होते हैं 1/केल्विन होते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एरियल के भी, लीनियर के भी और वॉल्यूम के भी। तो इसका जो यूनिट बनेगी वो है 1/केल्विन। तो 1/केल्विन किससे आ सकता है? आपको पता है कि टेम्परेचर की ऐसा यूनिट होती है केल्विन, तो 1/केल्विन केवल बी ऑप्शन से आ सकता है। यानी आंसर क्या हमारा 2। अगले बार जाओ, ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, इसके बारे में डिटेल में मैं कराता हूं साइंस स्पेशल बैच में। इसने लिखा है लॉ ऑफ मोशन में बी फ्रेज्ड एज एट एन एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप ए बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन। के गति के नियम को इस प्रकार लिख सकते हैं, किसी पिंड बॉडी की एक समान गति बनाए रखने के लिए कोई बल की बनाए रखने के लिए कोई बाह्य बल की आवश्यकता होती है। बेटा देखो, ये बात हमें सबसे पहले मैंने आपको बताई थी, ये बात हमें एरिस्टोटल ने, अरस्तु ने कही थी कि अगर किसी वस्तु का आपको लीनियर मोशन, एक समान गति बनाए रखनी है, तो भी आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। उसने इसका एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको बताया क्लास में, कि साइकिल वाला एग्जाम्पल ले सकते हैं कि मान लो कि आपने साइकिल चलाई और आपकी साइकिल की स्पीड 20 हो गई, तो अगर आप चाह रहे हैं कि साइकिल की स्पीड लगातार 20 बनी रहे, तो आपको लगातार पेंडल मारने पड़ेंगे, आपको लगातार फोर्स लगाना पड़ेगा यूनिफॉर्म मोशन बनाने के लिए। हालांकि बाद में गैलीलियो ने इस बात को गलत साबित किया। उसने कहा कि हमें फोर्स चाहिए होता है स्पीड बढ़ाने के लिए, घटाने के लिए, या डायरेक्शन बदलने के लिए। हमें फोर्स एक्चुअल में एक्सिलरेशन, त्वरण पैदा करने के लिए चाहिए होता है, एक समान गति बनाने के लिए नहीं चाहिए होता है। तो एक समान गति बनाने के लिए बल की आवश्यकता होती है। यह बात हमें एरिस्टोटल ने, अरस्तु ने बताई है। और उसमें बताया भी था हमें गैलीलियो ने कि जैसे आप साइकिल चला रहे हैं, आपकी साइकिल की स्पीड 20 पहुंच गई, तो उसके बाद भी लगातार आपको पेंडल इसलिए मारने पड़ रहे हैं क्योंकि हवा आपकी स्पीड को कम कर रही है, जमीन का फ्रिक्शन कम कर रही है। तो आप तो इस हवा जो स्पीड को कम कर रही है, जो जमीन का जो फ्रिक्शन है, इसे ओवरकम करने के लिए पेंडल मार रहे हैं। अगर हवा का प्रतिरोध ना हो, कोई फ्रिक्शन, घर्षण ना हो, अगर एक बार साइकिल 20 की स्पीड पर आ गई तो पूरी जिंदगी 20 की स्पीड पर ही चलती रहेगी। उसकी स्पीड को 20 मेंटेन करने के लिए फोर्स की आवश्यकता नहीं है। वो तो उसकी स्पीड जो 20 से कम कर रहे हैं, उनका प्रभाव समाप्त करने के लिए हमें बाहर से बल लगाना पड़ रहा है। तो कोई वस्तु को अगर आपको यूनिफॉर्म मोशन में रखना है, एक समान गति में बनाए रखना है, तो उसके लिए आपको किसी फोर्स की आवश्यकता नहीं होती है। यह हमें गैलीलियो ने, न्यूटन ने बताया। और एरिस्टोटल ने क्या बोला था कि जी चाहिए होता है। तो इसका आंसर क्या बनेगा? एरिस्टोटल, अरस्तु। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसने कहा कि ए प्रोसेस इन विच ऑफ द सिस्टम इज केप्ट फिक्स्ड थ्रू आउट इट इज कॉल्ड एन आइसोथर्मल प्रोसेस। वह प्रक्रम जिसकी पूरी अवधि में निकाय का स्थिर रखा जाता है समतापी प्रक्रम कहलाता है। यानी आपसे कह रहा है कि वो प्रोसेस कौन सा है जिसे हम आइसोथर्मल प्रोसेस कहेंगे। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या चीज कांस्टेंट होती है? तो नाम से पता चल रहा है समतापीय प्रक्रम। तो आपको मैंने क्लास में बता रखा है कि आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। टेम्परेचर हमने और भी बहुत सारे प्रोसेस पढ़े थे, जैसे कि एक हमारे पास में होता आइसोबैरिक, समदाबी प्रक्रम। तो आइसोबैरिक प्रोसेस में मैंने बोला था आपसे कि समदाबी प्रक्रम में प्रेशर कांस्टेंट रहता है। प्रेशर क्या रहेगा? थ्रू आउट कांस्टेंट। हिंदी वालों को नाम से पता चल जाएगा, समदाबी है तो दाब कांस्टेंट रहेगा। एक होता है हमारे पास आइसोकोरिक प्रोसेस, इसे बोलते हैं सम आयतनिक प्रक्रम। तो इसमें सम आयतनिक में आयतन कांस्टेंट रहता है, यानी कि वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, वॉल्यूम। ठीक है। लेकिन इन सबका जो इंपॉर्टेंट होता है इन सबसे, वो होता है एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस में, एडियाबैटिक की स्पेलिंग चेक कर लेना, सही लिखेगा मैंने। एडियाबैटिक प्रोसेस, इसे हिंदी में बोलते हैं हम रुद्धोष्म प्रक्रम, रुद्धोष्म प्रक्रम। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में बेटा एक्सचेंज ऑफ हीट होती है जीरो, यानी कि उष्मा का आदान प्रदान शून्य होता है। तो सिस्टम और सराउंडिंग्स, आपको सिस्टम में जो निकाय है और वातावरण, उसके बीच में उष्मा का आदान प्रदान नहीं होगा। तो एक्सचेंज ऑफ हीट जीरो होती है एडियाबैटिक प्रोसेस में। वॉल्यूम आयतन कांस्टेंट होता है आइसोकोरिक में, आइसोबैरिक में होता है प्रेशर कांस्टेंट, और आइसोथर्मल में होता है टेम्परेचर कांस्टेंट। ठीक है। तो इसका ए ऑप्शन बन गया। अगला क्वेश्चन है, मोशन ऑफ ए बॉडी एज ए होल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज कॉल्ड। किसी संपूर्ण पिंड की एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक गति को क्या कहते हैं? अच्छा देखो, ये कोई पिंड है, यहां से एक बिंदु ए से बिंदु बी तक गया, तो बेटा ये ऐसा जो मोशन है, ये हमारा मोशन कौन सा कहलाएगा? हमारा ट्रांसलेशन मोशन कहलाएगा। ये भाई रोटेशनल मोशन में तो पूरी की पूरी बॉडी वहीं के वहीं रोटेट करती है, और आपका सर्कुलर मोशन में एक पार्टिकल एक सर्कल को कंप्लीट करता है। वाइब्रेशन में वहीं के वहीं ऐसे वाइब्रेट करेगा पार्टिकल। तो वो सारे आपको नाम से ही पता चल रहे हैं। लेकिन एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक अगर जा रही है पूरी बॉडी, तो ट्रांसलेशन मोशन कहलाएगा। ठीक है। अगला आया, द वैल्यू ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इन एसआई यूनिट। देखो ये अभी थोड़े दिन पहले, 5-7-10 दिन पहले सीपीओ के एग्जाम में ही पूछा गया है। तो जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है उसे हम लिखते हैं के से, कई बार बी भी लगा देते हैं नीचे। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के लिए इसकी वैल्यू याद रखना 1.38 गुणा 10⁻⁻23
जूल पर केल्विन होती है। एक बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की याद रखना, एक प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू 6.6 गुणा 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकंड। ये नोट्स बना लेना अपने, आपको सारा पका पकाया मिल रहा है यहाँ पे। तो कम से कम जो बच्चे चाह रहे हैं कि एक ही पेपर दे के साइंटिफिक असिस्टेंट की जॉब लग जाए उनकी, तो थोड़ा सा तो मेहनत कर लेना, ठीक है। इसके अलावा बेटा एक आपको पता होना चाहिए यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, सार्वत्रिक गैस नियतांक की वैल्यू 8.314 जूल पर मोल केल्विन। इनकी यूनिट जरूर याद रखना। तो ये हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है ऊपर वाला, जिसकी वैल्यू पूछी गई हमारे से 1.38 गुणा 10 की पावर माइनस 23 जूल पर केल्विन, बी ऑप्शन सही है। ये प्लांक कांस्टेंट है, प्लांक नियतांक। ये हमारा क्या, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, सार्वत्रिक गैस नियतांक। इनकी तीनों की वैल्यू याद रखेंगे, ठीक है। एक यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी होता है, उसकी वैल्यू होती है 6.67 गुणा 10 की पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर, ठीक। अगले पे आते हैं। इसने कहा था इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस इज इक्वल टू टी इज टेम्परेचर, एन इज नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स इन द सैंपल एंड के बी, ये बेटा बी है ये, एंड के बी इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। देखो बेटा जो इंटरनल एनर्जी होती है ना, वो डिपेंड करती है कि वो इंटरनल एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी से आती है किसी सिस्टम की। लेकिन आइडियल गैस में क्या होता है कि पोटेंशियल एनर्जी तो होती नहीं है। आइडियल गैस का मतलब होता है कि गैस का एक एटम दूसरे एटम के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं होता, तो दो पार्टिकल के बीच में इंटरेक्शन होगा ना तभी पोटेंशियल एनर्जी बनेगी। तो जनरली जो आइडियल गैस की जो इंटरनल एनर्जी होती है वो केवल और केवल होती है काइनेटिक एनर्जी, और वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। तो टेम्परेचर तो हर एक फॉर्मूले में है ही। तो जो इंटरनल एनर्जी होती है आइडियल गैस की, उसे बेटा हम लिखते हैं यू से ही होती है 3/2 RT। RT यहाँ पे गैस कॉन्स्टेंट, लेकिन उसने यहाँ पे जो आपको दे रखा है ना वो गैस कॉन्स्टेंट की फॉर्म में नहीं दे रखा। ये जो बेटा R होता है ना, R गैस कॉन्स्टेंट, ये बराबर होता है KN के। यहाँ पे K का मतलब है बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट, और ये होता है एवोगाड्रो नंबर, एवोगाड्रो संख्या। और एवोगाड्रो नंबर का मतलब होता है 6.023 गुणा 10 की पावर 23 एटम्स। यानी कि अगर आपके पास किसी गैस के कितने एटम्स या मोलिक्यूल हैं, परमाणु या अणुओं की संख्या अगर आपके पास में इतनी है, मान लो कि आपके पास में, मैं कह रहा हूं कि एक आपके पास में 1 मोल गैस है, तो 1 मोल गैस में मोलिक्यूल्स जो होते हैं इतने होते हैं, 1 मोल में इतने अणु होते हैं, और इस नंबर को हम बोलते हैं एवोगाड्रो नंबर, एवोगाड्रो संख्या। तो इसने आपको दे रखा है ये R जो है, R की जगह से क्या लिख रखा है आपको, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट KB यूज किया हुआ उसने यहाँ पे, और मोलिक ये क्या है एवोगाड्रो नंबर, ठीक है, और ये T, ठीक है। तो N क्या होता है बेटा हमारा कि 1 मोल में कितने मोलिक्यूल्स हैं। अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि मेरे पास 1 मोल गैस है, तो इसका मतलब है कि मेरे पास उस गैस के कितने मोलिक्यूल हैं, कितने अणु हैं, 6.023 गुणा 10 की पावर 23। तो जब इतने मोलिक्यूल इकट्ठे होते हैं तो 1 मोल गैस बनेगी। तो 1 मोल गैस बनने के लिए इतने मोलिक्यूल, इतने अणु होने चाहिए, और इसे हम बोलते हैं एवोगाड्रो नंबर, एवोगाड्रो संख्या। तो जो गैस कांस्टेंट है वो किसके बराबर होता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू आपका एवोगाड्रो नंबर के बराबर। तो यहाँ पे 3/2 KBNT, यानी कि क्या हो गया, बी ऑप्शन हमारा आंसर बन गया। अगला लिखा है इसने, व्हाट वुड बी द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट ए डेप्थ ऑफ 1/7 द रेडियस ऑफ अर्थ। देखो आप सभी को मैंने एक चीज बताई थी, ये अर्थ है, अर्थ के सरफेस पर जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऊपर जाने पर जी की वैल्यू घटती है, और अगर हम अर्थ के सेंटर की तरफ जाएंगे तो भी जी की वैल्यू घटेगी, और सेंटर पे तो कितनी हो जाएगी बेटा, 0 ही हो जाएगी। तो अर्थ के सेंटर पे जी का मान तो 0 हो जाता है। तो अब ये कह रहा है कि अगर हम कितना अंदर जाएं, 1/7 द रेडियस ऑफ अर्थ अंदर जाएंगे, तो आपसे पूछ रहा है वो कि वहां जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो आपको पता है कि सरफेस पे जी की वैल्यू 9.8 है, अंदर जाने पर घटती है, तो यानी कि ये ऑप्शन तो हमारा आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा, अगर आप थोड़ा सा हल्का सा आइडिया लो तो मेरे हिसाब से शायद ये वाला ऑप्शन भी आंसर नहीं बनेगा। क्यों, देखो हम कितने रेडियस जा रहे हैं अंदर, 1/7, यानी हमें जाना है कितनी अंदर गहराई में जाना है, हमारी गहराई है रेडियस की 1/7। जब हम ठीक रेडियस के बराबर दूरी चल लेते हैं, भाई गहराई अगर मैं कितनी चलूं, अगर मेरी गहराई जो रेडियस के बराबर हो जाए, जब गहराई बिल्कुल रेडियस के बराबर हो जाएगी तो मैं सेंटर पे पहुंच जाऊंगा। भाई रेडियस के बराबर अंदर जाएंगे अगर हम, तो सेंटर पे नहीं पहुंच जाएंगे, तो 0 हो जाती है वहां पे। तो यानी कि अगर 0 जब होती है, जब हम बिल्कुल रेडियस के बराबर पहुंच जाएं, तो यहां तो हम कम ही गए हैं, रेडियस का 1/7 भाग ही गए, तो यानी कि बहुत ज्यादा कम भी नहीं होगी, यानी ये भी आंसर नहीं लग रहा है। इन दोनों में से कोई सा एक हो सकता है। तो मैं आपको बता देता हूं, अगर आप अर्थ के सरफेस के अंदर जा रहे हैं
तो जी की वैल्यू कैसे बदलती है, जी की वैल्यू का फॉर्मूला होता है जी 1 - d/r। यहाँ पे डी का मतलब है कि आप कितनी गहराई अंदर गए हैं। डी क्या बता रहा है आपको कि कितनी गहराई अंदर गए हैं आप। जी की वो वैल्यू है जो सरफेस पर है, ये सतह पर जी का मान है, और ये क्या है, डी गहराई अंदर, यानी अगर मैं डी गहराई अंदर पहुंच गया हूं तो जी का मान क्या होगा ये मुझे वो बता रहा है। ठीक है, अच्छा अब देखो सरफेस पे जी की वैल्यू कितनी होती है बेटा 9.8। मुझे कितनी गहराई अंदर जाना, रेडियस का 1/7, नीचे आर लिखा है ही ये वाला, तो आर से आर कट गया, तो 7 में से 1 गया तो कितना बचेगा 6/7, और ये 9.8 है ही, सरफेस पर 9.8 होती है, तो 7 × 7, 7 × 28, 14 × 75, 14 × 84, यानी कि 8.4 आ गई। यानी कि डी गहराई में जो जी की वैल्यू आएगी वो कितनी आई है 8.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी ए ऑप्शन है। ये क्वेश्चन दोबारा भी आ सकता है, और किसी न किसी सेट में तो ऐसा क्वेश्चन आएगा ही कि अर्थ के सरफेस के अंदर जाएंगे इतनी गहराई अंदर तो जी का मान क्या रहेगा। तो अंदर जाने पर जी की वैल्यू होती है, अंदर डी गहराई अंदर जी की वैल्यू क्या बनेगी, जितनी सरफेस पे है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 1 - d/r से। अच्छा ऊपर जाते समय पूछ लेता अगर आपसे, तो ऊपर जाने पे कि h हाइट ऊपर जाने पर जी की वैल्यू कितनी रह जाएगी, तो ऊपर जाने पे बेटा फॉर्मूला होता है जितनी सरफेस वैल्यू है ना उसे 1 + h/r के होल स्क्वायर से आप डिवाइड कर देंगे, तो जो भी हाइट दी होगी वहां पे पुट कर देंगे। ठीक है, तो जब गहराई की बात करेगा तो जितनी गहराई की बात करेगा यहाँ पे पुट कर देंगे इस वाले फॉर्मूले में, जब ऊंचाई की बात करेगा तो इसमें पुट कर देंगे। और वहां भी याद रखना कि सरफेस पे जी की वैल्यू 9.8 है, ऊपर जाने पे वैल्यू 9.8 से कम ही आएगी, और अंदर जाने पर भी 9.8 से कम ही बनेगी। ठीक है, अगले बात में ये कह रहा है इन ए कार्नोट साइकिल वेयर Q1 इज द हीट एब्जॉर्ब, वेयर Q1 is the heat absorbed by the gas to the reservoir at temperature T1 and Q2 is the heat released by the gas to the reservoir at temperature T2। तो ये कह रहा है कि कार्नोट चक्र में जबकि Q1 T1 तापमान पर गैस द्वारा उष्मा से अवशोषित उष्मा है और Q2 T2 तापमान पर गैस द्वारा मुक्त की गई उष्मा है, तो इनके बीच में क्या रिलेशन है। देखो बेटा एक चीज याद रखना, कार्नोट साइकिल की जो इफिशियंसी होती है वो होती है 1 - T2/T1। जैसे हीट की फॉर्म में लिखो तो 1 - Q2/Q1। ठीक है, तो यहाँ पे है कि T1 टेम्परेचर पे आपने कितनी हीट ली उसे हम Q1 से लिखते हैं, और T2 टेम्परेचर पे कितनी हीट दी गई उसे हम लिखते हैं Q2 से। ठीक है, अच्छा तो अगर आप यहाँ देखेंगे इफिशियंसी का फॉर्मूला एक तो है 1 - T2/T1, एक है 1 - Q2/Q1। कई बार तो डायरेक्ट इफिशियंसी पूछ लेता है वो, लेकिन याद रखना इस फॉर्मूले में टेम्परेचर जब भी पुट करेंगे तो केल्विन में करना है, डिग्री सेल्सियस मत करना, केल्विन के अंदर। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें 1 से 1 कट जाएगा, तो T2/T1 जो हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, Q2/Q1 के बराबर। ठीक है, तो इसे पलट के लिख देंगे तो T1/T2 Q1/Q2 के बराबर हो जाएगा, यानी हमारा बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही। ठीक, अच्छा मैं देखो थोड़ा सा मान के पढ़ा रहा हूं कि थोड़ा चीजें आपने पढ़ रखी हैं, ठीक है, उस आधार पे कि हल्का फुल्का आपको आइडिया है, तो बहुत सारी चीजें तो हमारे साइंस स्पेशल बैच की भी मिल जाएंगी, क्योंकि उसमें तो हम जर्नल साइंस के हिसाब से पढ़ते हैं, तो कुछ जो चीजें आपको हल्की सी अलग मिलेंगी, तो फिर मैं मान के चल रहा हूँ भाई 100 नंबर का अगर फिजिक्स आ रही है इस पेपर में तो कुछ आपको नॉलेज होनी चाहिए, बिल्कुल जीरो होगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ये कह रहा है कि विच टेम्परेचर रिप्रेजेंट एब्सोल्यूट जीरो, तो ये तो क्लास में पढ़ रखा है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर होता है 0 केल्विन, तो 273.15 केल्विन गलत है, और केल्विन की वैल्यू कभी माइनस में हो ही नहीं सकती है, तो बिल्कुल ही गलत है। अच्छा 0 केल्विन, अब बचे ये 0 केल्विन बेटा डिग्री सेल्सियस में होता है -273.15 डिग्री सेल्सियस, तो ये प्लस में दे रखा गलत है। और फ़ारेनहाइट में मैंने आपको बताया था -459.67 फ़ारेनहाइट, तो इसका बी ऑप्शन सही है। 0 केल्विन या एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिससे नीचे टेम्परेचर हो ही नहीं सकता, ये मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर है। तो मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर केल्विन में मैंने आपको 0 बता रखा है, डिग्री सेल्सियस में -273.15 डिग्री सेल्सियस, आपको ये 3 पर टिक मत लगा देना, और फ़ारेनहाइट में इतना है, तो इसका आंसर हमारा बी ऑप्शन। अगले बात है, कह रहा इफ द फ्लो स्पीड ऑफ अपर एंड लोअर सरफेस ऑफ विंग of an aeroplane are 260 meter per second and 250 meter per second, the wings cover an area of 500 meter square, then what would be the lift generated in kilonewton। बता के क्या होता है, किलो यानी कि 1000 न्यूटन। टेक डेंसिटी ऑफ एयर एज 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। वाह बड़ा सुंदर क्वेश्चन है। देखो बेटा यहाँ पे बड़े ध्यान से देखना, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, आपको इतना तो समझ में आ रहा है कि ये कह रहा है कि जैसे एक एरोप्लेन है ये, और इस एरोप्लेन के जो ऊपर जो हवाई चल रही हैं वो हवाई चल रही है 260 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से,
और नीचे हवाएं चल रही हैं 250 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, ठीक है। और जो विंग है इनका एरिया दे रखा 500 मीटर स्क्वायर। तो बेटा मैंने आपको एक चीज बताई थी कि हवाई जहाज जब भागता है ना तो हवाई जहाज का उठना किस पे काम करता है? आप कहेंगे सर हवाई जहाज का उठना बर्नौलीज थ्योरम पे, बर्नौली की प्रमेय पे कार्य करता है, आपने हमें बताया है। और मैंने उस समय बताया था कि बर्नौली साहब ने हमें बताया है कि अगर कहीं पर हवाएं तेज चल रही हों तो वहां पे प्रेशर कम होगा, और जहां पे हवाएं तेज चल रही होंगी, जहां पे हवाएं तेज चलती है बहुत तेज, तो फास्ट मूविंग एयर जो है वो लो प्रेशर पैदा करती हैं। तो जो विंग है उनके ऊपर लो प्रेशर होता है, नीचे हवाएं शांत है, यहाँ पे प्रेशर होगा हाई। तो मैंने आपसे कहा था कि जब प्लेन भागता है ना, प्लेन भाग रहा है रनवे के ऊपर, तो जो प्लेन है ना उसके जो पंख अगर आप देखें, नीचे वाला हिस्सा बिल्कुल फ्लैट होता है, ऊपर वाला हिस्सा हल्का सा कर्व शेप में होता है, ताकि जो उसके ऊपर हवाएं चले वो तेज चलेंगी, नीचे वाली हवाएं चलेंगी शांत। तो अगर ऊपर हवाएं तेज चल रही है तो ऊपर लो प्रेशर बन जाएगा, नीचे हवाएं शांत है तो यहाँ पे प्रेशर हाई होगा। और हवाएं चलती हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ को, तो नीचे की हवाएं टक्कर मारेंगी ऊपर की तरफ, तो यानी कि इस प्लेन को ऊपर उठा देंगी। तो ये कह रहा है कि कितने फोर्स से ऊपर उठेंगी अगर ऊपर हवाई 260 पे चल रही है और नीचे 250 पे। तो हमें पता है कि प्लेन तो किस पे काम करता है? बर्नौलीज थ्योरम पे। बस हमारा काम हो गया। बर्नौली की थ्योरम हमें पता है क्या होती है, P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इजकल टू कॉन्स्टेंट। अब यहाँ देखो, तो बर्नौलीज थ्योरम जो है ना, एक पंख के नीचे लगा देते हैं, एक ऊपर। तो ऊपर वाले के लिए लिख देता हूं मैं P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1 इजकल टू, नीचे वाले के लिए प्रेशर P2, ठीक है, P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2। अब मुझे एक चीज बताना भाई, जो पंख होगा उसकी अगर हम जमीन से हाइट देखें तो नीचे वाला जो हिस्सा है पंख का और जो ऊपर वाला हिस्सा है लगभग उनकी हाइट तो सेम सी होगी। तो ऊपर वाले नीचे वाले हिस्से की तो हाइट लगभग सेम सी रहेगी, तो इन दोनों ये वाला हिस्सा तो कट जाएगा, रो जी H1 और रो जी H2, क्योंकि जमीन से नीचे वाला पार्ट और ऊपर वाले पार्ट की लगभग हाइट सेम सी है, ठीक। अब यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस निकाल लेते हैं, P2 माइनस P1। तो P2 माइनस P1 किसके बराबर आ जाएगा? 1/2 रो V1 स्क्वायर में से इधर जाके V2 स्क्वायर घटा देंगे, V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर, ठीक है। तो प्रेशर डिफरेंस निकाल रहा हूं मैं। तो ये डेंसिटी आपको एयर की क्या दे रखी है? रो क्या है? एयर जो भाग रही है उसकी डेंसिटी है, तो उसकी डेंसिटी कितनी दे रखी है? 1। अच्छा, अगर मान लो अगर इसके ऊपर नीचे अगर तेल फ्लो कर रहा होता तो तेल की डेंसिटी लिखते, लेकिन यहाँ पे तो जब प्लेन भागेगा तो हवाई तो भागेंगे उसके ऊपर नीचे, तो इसलिए एयर की डेंसिटी लिखेंगे, वो एक दे रखी है। V1 स्क्वायर कितना दे रखा है बेटा? P1 ये सब कुछ मान रखा है मैंने ऊपर के लिए, और ये सब मान रखा था नीचे के लिए। तो ऊपर की V1 है 260 का स्क्वायर कर लेंगे, V2 है 250 का स्क्वायर। तो इसे अगर हम सोल्व करेंगे, यहाँ पे मैं दूसरा पेन यूज कर लेता हूँ, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा? ऐसे करो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया ये। तो ए माइनस बी कितना हो जाएगा? 260 में से 50 जाएंगे तो 10, और ए प्लस बी 260 और 250 कितना हो जाएगा? 510, और नीचे 2 लिखा ही है ये। तो यहाँ से अगर हम कट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 पंजे 5, यानी कि 2550। तो ये मेरा आ गया प्रेशर डिफरेंस, ठीक है। तो ये देखकर आप तुरंत 2550 पे टिक मत लगा देना। उसने पूछा क्या है कि कितना थ्रस्ट मिलेगा, तो बेटा आपको पता है कि प्रेशर डिफरेंस हमें मिल गया। तो प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। तो मैं तो फोर्स निकालना कि कितना ऊपर को फोर्स मिलेगा, तो फोर्स होता है प्रेशर इंटू एरिया। तो प्रेशर है 2550 और एरिया है 500 पंख का। इसे अगर आप सोल्व करेंगे तो आपको आ जाएगा ये 5 पंजे 25, हासिल को 2, 5 25 27, हासिल को 2, 5 10 12 और 3 0 और, तो इतने न्यूटन का मिलेगा। तो 10 की पावर 3 को बोलते हैं हम किलो न्यूटन। तो कितने किलो न्यूटन मिल रहा है हमें? 1275। तो हमारा आंसर हो गया, ठीक। अच्छा, आपको पहली नज़र में थोड़ा खतरनाक क्वेश्चन लग सकता है कुछ नहीं इसमें। ये आपको अपने ज्ञान के लिए भी पता होना चाहिए। भाई एक प्लेन भाग रहा है, उसके ऊपर भी हवाई चल रही है, नीचे भी हवाई चल रही है। प्लेन आपको पता बर्नौलीज थ्योरम पे काम करता है, सीधे बर्नौली की थ्योरम लिख लो, P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो जी एच इजकल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी फ्लूइड भाग रहा है, जो भी हवाई वगैरह भाग रही है, उसकी स्पीड है और ये उसकी डेंसिटी है। तो एक यही जो बर्नौली की थ्योरम जो है, एक प्लेन के ऊपर वाले हिस्से के लिए लगाओ, एक नीचे वाले हिस्से के लिए लगाओ। तो ऊपर वाले हिस्से के लिए सब कुछ मैं 1 ले रहा हूँ, तो ऊपर प्रेशर P1 मान लिया, ऊपर की स्पीड V1 मान ली और ऊपर की हाइट H1 मान ली। नीचे के लिए प्रेशर P2 मान लिया, स्पीड V2 मान ली और हाइट H2। तो ऊपर नीचे लगभग हाइट सेम है, तो ये वाला हिस्सा तो कट गया। तो P2 माइनस P1 यानी प्रेशर का डिफरेंस कैसे आएगा? हाफ रो V1 स्क्वायर में से हाफ रो V2 स्क्वायर घटा दो। तो फिर बस मैंने क्या किया, इस रो की यानी कि डेंसिटी की वैल्यू पुट करी, ऊपर वाली स्पीड की वैल्यू, नीचे वाली स्पीड की, सोल्व किया तो प्रेशर का डिफरेंस आ गया।
तो प्रेशर डिफरेंस आ गया, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो कितना फोर्स लगेगा, प्रेशर इनटू एरिया से आ जाएगा। तो एरिया में दे रखा विंग्स का, तो हमारे पास ये आ गया। ठीक है, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था। अगले में देखते हैं। इसने कहा हमारे से कि ए फील्डर थ्रो ए बॉल एट 20 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल ऑफ 15 डिग्री विद द ग्राउंड, हाउ फार इन मीटर फ्रॉम द फील्डर डज द बॉल लैंड, यूज जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बेटा कह रहा है कि गेंदबाज जो है ना, वो क्षैतिज से, वो जमीन से, ग्राउंड से 15 डिग्री का कोण बनाते हुए 20 मीटर पर सेकंड के वेग से गेंद फेंकता है। गेंद क्षेत्र रक्षक से कितना दूर गिरेगी आपको बताना है। ये क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं अगर आपने साइंस स्पेशल, जिस स्पेशल लिया है। बेटा मैंने आपको बताया था, अगर कोई बोला आप यू स्पीड से थीटा एंगल पर फेंकेंगे तो बॉल जाके यहाँ गिरेगी। तो मैंने आपको बताया था कि जो आपको हॉरिजॉन्टल रेंज, जो आपको क्षैतिज परास प्राप्त होगी, इसका फॉर्मूला क्या पढ़ाया था, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। याद आ रहा है फॉर्मूला, क्लास में डिस्कस किया हमने, प्रोजेक्टाइल मोशन में, प्रक्षेप्य गति में। अब आपको इस क्वेश्चन में स्पीड दे रखी है कि उसने बॉल फेंकी 20 की स्पीड से, तो 20 का स्क्वायर हो गया साइन 2, एंगल दे रखा 15 डिग्री, जी की वैल्यू कह रहा है कि 10 ले लो, तो ऊपर कितना हो गया 400, साइन 30 के लिए होती है बेटा 1/2, नीचे 10 साथ में है ही, तो 1 0 से 1 0 कट गया, 40 से 2 काटेंगे तो 20 आ जाएगा, यानी बॉल इससे जो है 20 मीटर दूर जाके गिरेगी। देखो ये क्वेश्चन भी आप कर सकते थे, ये साइंस स्पेशल ले रखा है ना, वो ये क्वेश्चन भी कर सकते हैं। ये क्वेश्चन हो सकता है कि आप नहीं कर पाए, तो थोड़ा मैंने आपको बता दिया, ये क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, ये क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं साइंस स्पेशल से, ये थोड़ा देखना पड़ेगा। ये क्वेश्चन, ये तो वैल्यू है केवल निकालनी, ये भी कर सकते हैं, ये वाला भी कर सकते हैं। तो कुछ क्या है कि हर आपको 5-4 में से एक क्वेश्चन ऐसा मिलेगा 4-5 क्वेश्चन के बाद, कि जो आपको चीज़ें देखनी पड़ेंगी। ठीक है, जैसे ये वाला भी आपको क्लास में मैंने करा रखा है, तो ये कर लो एक बार। इन्हें कर लोगे ना, मैं आपको 500 550 क्वेश्चन करा दूंगा, इन्हें करके चले जाना, इतने में मामला बन जाएगा। द यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, गुरुत्वीय स्थिरांक की इकाई है। तो बेटा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के मैंने आपको बताया था कि वैल्यू होती है 6.67 गुणा 10⁻11। ठीक है, तो ये तो कोई वैल्यू पूछी नहीं, उसने पूछी यूनिट, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर, ये बन गया न्यूटन मीटर स्क्वायर। बेटा जब किलोग्राम स्क्वायर ऊपर जाएगा तो पावर हो जाएगी माइनस की। अच्छा अगर आप भूल गए मान लो, तो आपको ये फॉर्मूला तो पूरे ब्रह्मांड को याद है, F इजगल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, तो इससे निकाल लेना, तो कैपिटल जी हो जाएगा एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। तो F जो है इसे फोर्स को नापते हैं न्यूटन में, दूरी को नापते हैं मीटर में, तो आर का स्क्वायर है तो मीटर का भी स्क्वायर हो जाएगा, किलोग्राम इंटू किलोग्राम हो जाएगा किलोग्राम का स्क्वायर। इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर, किलोग्राम का स्क्वायर ऊपर जाएगा तो किलोग्राम की पावर -2, यानी ऑप्शन नंबर 1 क्लास में डिस्कस किया हुआ है। अगले पे आ जाओ। द डायमेंशन ऑफ यंग मॉडुलस मैच द डायमेंशन ऑफ, मैंने अभी पीछे 2 वीडियो डाली थी, लाइव क्लास ली थी हालांकि वो, तो मैंने उसमें मैंने आपको यूनिट और डायमेंशन के डिटेल कराए थे। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो यंग मॉडुलस होता है, ये होता है बेटा स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन के, इसे बोलते हैं हिंदी में प्रतिबल, उसे बोलते हैं विकृति। ठीक है, और फिर मैंने कहा था कि जो स्ट्रेन होता है ना बेटा, स्ट्रेन स्ट्रेन जो होता है इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, ये यूनिट लेस है, इसका ना कोई मात्रक है ना इसकी कोई विमा है। तो जो यंग मॉडुलस है, हम वाई से लिख रहे हैं, तो यंग मॉडुलस जो है इसकी जो डायमेंशन बनेगी वो स्ट्रेस के बराबर बनेगी। और स्ट्रेस बेटा मैंने आपको बताया था कि ये क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, और स्ट्रेन होता है चेंज इन लंबाई अपॉन ओरिजिनल लंबाई। तो लंबाई को भी नापेंगे मीटर में, लंबाई में चेंज भी नापेंगे मीटर में, तो कट जाएंगे, तो इसकी ना कोई यूनिट है ना कोई डायमेंशन है। तो फोर्स अपॉन एरिया बेटा ये क्या बनता है हमारा, ये प्रेशर भी बनता है। तो यंग मॉडुलस की जो डायमेंशन है वो किसके बराबर आती है, प्रेशर दाब के। तो उस समय मैंने आपको लिखवाया भी था कि जो यंग मॉडुलस है इसकी जो डायमेंशन है, जो विमा है, वो पेपर में कह सकता है किसके बराबर है, स्ट्रेस के विमा के बराबर। स्ट्रेस नहीं लिखेगा तो बता देगा प्रेशर की बराबर। ये मैं पहले डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ, तो वो वीडियो देख लेना आप। ठीक है, अगला है इफ ए प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन विद वेलोसिटी v एंड मेकिंग एन एंगल थीटा with the x axis then the vertical component of velocity is given by which of the following formula। देखो ये कह रहा है कि आसानी से भी आप कर लेंगे, v वेलोसिटी से थीटा एंगल पर एक ऑब्जेक्ट हमने फेंका, तो ये कह रहा है कि वर्टिकल कंपोनेंट आपको बताना वेलोसिटी का। तो बेटा आपको पता है कि जो अगर ये वेलोसिटी जो है थीटा एंगल पर है, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मैंने आपको बताया था कोस बनता है, ये बनेगा v cos थीटा,
और ये वर्टिकल कंपोनेंट क्या बनता है, वी साइन थीटा। यह ठीक टाइम टी इजकल टू 0 जब आपने जस्ट फेंका तो वेलोसिटी का ये वाला कंपोनेंट वी कोस थीटा, ये वी साइन थीटा है। तो आपको यहाँ पे अगर आप देखें तो टी समय के बाद आपको बताना है कि वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा। तो हम सभी को पता है कि वी इजकल टू यू क्या होता है, यू प्लस ए टी। तो मैं बताना वर्टिकल कंपोनेंट, यानी कि वर्टिकल कंपोनेंट होता है वाई एक्सिस के अलोंग। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट क्या है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है बेटा, वाई एक्सिस के अलोंग वी साइन थीटा। जब कोई चीज ऊपर जाती है उसका एक्सेलरेशन होता है जी, तो ये कितना बन जाएगा, वी साइन थीटा माइनस जी टी, वी साइन थीटा माइनस जी टी, यानी ए ऑप्शन। यानी एक्चुअल में यहाँ पे ये वी नोट रहा होगा, तो इसलिए यहाँ पे आपको ये वी नोट कोस थीटा, वी नोट साइन थीटा। तो आपको बेटा वर्टिकल कंपोनेंट बताना है कि टी समय के बाद कितना रहेगा। इनिशियली तो क्या था, वी नोट साइन थीटा था वो, और टी टाइम के बाद बेटा कितना हो जाएगा, माइनस जी टी। अच्छा क्यों घट रहा है, जब कोई चीज़ आप बेटा थीटा एंगल पर फेंकेंगे तो इसका एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा, एक वर्टिकल डायरेक्शन में। यानी कि ये ऑब्जेक्ट एक्चुअल में ऐसे जाता है, यानी कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को वी वेलोसिटी से जब फेंकते हैं तो ऑब्जेक्ट एक काम करता है आगे जाने का, एक काम करता है ऊपर जाने का। तो ये जो वी साइन थीटा जो वेलोसिटी है ये ऑब्जेक्ट को ऊपर लेके जा रही है, और वी कोस थीटा आगे लेके जा रही है। और जो वेलोसिटी ऊपर लेके जाती है वो तो आपको पता मैक्सिमम हाइट पर 0 हो जाएगी। तो ये वाला कंपोनेंट ग्रेविटी की वजह से घट रहा होता है, इसलिए यहाँ पे क्या आया है, माइनस जी टी, इसलिए टर्म दिख रही है आपको। लेकिन अगर इसी में ये पूछ लेता कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बताओ, तो बेटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ना ये वी कोस थीटा ही रहता है, ये नहीं घटता। क्योंकि जो ग्रेविटी है ना, केवल जो ऑब्जेक्ट ऊपर नीचे जा रहा है उसमें उसकी वेलोसिटी को कम ज्यादा कर रही है, तो वी कोस थीटा थ्रू आउट द मोशन सेम रहता है। तो अगर आप सबको कह दे कि प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या चीज नहीं बदलती, तो आप बोलेंगे वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वेग का क्षैतिज घटक नहीं बदलता है, वेग का जो ऊर्ध्वाधर घटक है जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो ग्रेविटी की वजह से चेंज होता है। तो अगर इसी में मेरे से वी एक्स पूछ लेता तो वो टाइम टी के बाद भी वी नोट कोस थीटा ही रहता। शुरुआत में वी कोस थीटा है, बाद में भी, लेकिन ये वर्टिकल कंपोनेंट चेंज हो रहा है केवल। अगला क्वेश्चन, ये क्लास में फॉर्मूला मैं बताता हूँ। एस्केप स्पीड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। तो बेटा अगर किसी वस्तु को पृथ्वी से आपको पलायन कराना है तो पलायन जो चाल है वो कितनी होती है, तो इसका बेटा फॉर्मूला होता है अंडर रूट 2g me अपॉन re प्लस एच। अगर हम वो कह रहा है कि अर्थ के सरफेस की बात कर रहे हैं कि एच की वैल्यू लगभग वो 0 ले रहा है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2g me अपॉन re, अंडर रूट 2g me अपॉन re। और यही फॉर्मूला स्मॉल जी की फॉर्म में बनता है अंडर रूट 2gr। अर्थ के लिए हम यहाँ पे ई लगा देते हैं। ये फॉर्मूला बेटा स्मॉल जी की फॉर्म में ज़्यादा पूछा जाता है। पलायन वेग का जो फॉर्मूला है एस्केप वेलोसिटी का, वो स्मॉल जी की फॉर्म में है अंडर रूट 2 स्मॉल जी आर, और कैपिटल जी की फॉर्म में है ये 2g re अपॉन कैपिटल re। प्लस एच मैंने क्यों नहीं लगाया, क्योंकि जो सरफेस की बात कर रहा है, तो अर्थ के सरफेस की बात करेंगे यानी कि हाइट 0 है, ठीक। और इसकी वैल्यू आपको पता ही है, सोल्व करते हैं तो अर्थ के सरफेस के लिए इसकी वैल्यू कितनी आती है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ये आपको पता ही होगी। अगला क्वेश्चन है, इफ x इज डिस्प्लेसमेंट, टाइम टेकन t, इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v एंड एक्सेलरेशन a, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज ट्रू। कौन सी इक्वेशन सही है। तो आपको पता है कि पहले वाली तो बिल्कुल ही गलत है। हमें पता है कि गति का पहला समीकरण है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अच्छा यहाँ देखो, ये तीसरा वाली देखो साफ साफ मुझे साफ सही दिख रही है, तो u क्या हो जाएगा, ए टी इधर ले जाओ तो v माइनस ए टी, तो u इक्वल टू v माइनस ए टी, यानी कि तीसरे वाली सही है। एक्सेलरेशन अगर आप निकालेंगे ना, a निकालेंगे तो a में आएगा v माइनस यू, ना कि u माइनस वी, तो ये इसलिए गलत हो गई। इसे अगर आप t देखेंगे तो t आएगा v माइनस यू बटे ए, v माइनस यू बटे, यहाँ पे प्लस दे रखा तो ये भी गलत हो गई, तो थर्ड वाली सही है। अगला है, आर मेड अप ऑफ क्वार्क्स। तो क्वार्क से क्या मिले बने होते हैं, तो ये भी साइंस स्पेशल में आपको बताता हूं मैं कि न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं ना, ये क्वार्क से मिलकर बने होते हैं, क्वार्क से, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो बेटा ये न्यूक्लियस होता है, इसके अंदर होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते हैं। प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्वार्क से मिलकर बने होते हैं। ये भी आपको बताया मैंने कि प्रोटॉन जो है वो 2 अप क्वार्क्स और एक डाउन क्वार्क से मिलकर बना है, न्यूट्रॉन 2 डाउन और एक अप क्वार्क से मिलकर बना है, ठीक है। इसके बारे में अगर आपको ज़्यादा अच्छी जानकारी चाहिए तो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, और फिजिक्स क्लासेस के नाम से मैंने डाल रखी है, तो उसमें मॉडर्न फिजिक्स जो मैंने पहली क्लास ले रखी है मॉडर्न फिजिक्स 1 की, उसमें मैंने पूरा पार्टिकल फिजिक्स पढ़ा रखा है, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। अगले पे आएंगे, विच इज़ द करेक्ट फॉर्मूला एक्सप्रेसिंग रिलेशनशिप बिटवीन सेल्सियस एंड केल्विन। तो ये बेटा हमने क्लास में पढ़ रखा है,
हमने क्या पढ़ा क्लास में कि डिग्री सेल्सियस क्या होता है, केल्विन माइनस 273.15 के, यानी केल्विन में से 273 घटा देंगे डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। तो केल्विन से 273 घटाना है, जोड़ना नहीं है, ये गलत हो गया। ठीक है, अब ये वाला देखो, यहां से मैं क्या निकाल सकता हूं, केल्विन किसके बराबर आ जाएगा, डिग्री सेल्सियस में 273 जोड़ दो, यानी ये वाला सही है, फिर बाकी सारे गलत ही होंगे। केल्विन माइनस 32 ही बेटा गलत है, केल्विन माइनस 273, मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था ना, डिग्री सेल्सियस बटे 100 इजगल टू केल्विन माइनस 273.15 बटे 100 इजगल टू फ़ारेनहाइट माइनस 32 बटे 180। तो डिग्री सेल्सियस बटे 100 तो ठीक है, लेकिन ये क्या है, केल्विन माइनस 32 नहीं, केल्विन माइनस 273 आएगा, और नीचे 180 नहीं 100 आएगा। अच्छा, यहाँ बेटा क्या है, डिग्री सेल्सियस माइनस 32, डिग्री सेल्सियस माइनस 32 नहीं होता, फ़ारेनहाइट माइनस 32 बटे 180 होता है, तो ये भी गलत हो गया। तो मतलब वही सही है, वैसे तो आपको दिख ही रहा है वो साफ साफ। अगला, द एक्सप्रेशन आई ओमेगा स्क्वायर बटे 2 रिप्रेजेंट रोटेशनल। देखो ये बेटा अगर मान लो आपके पास में एक ऑब्जेक्ट है, ठीक, और ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो उसके पास एक होगी काइनेटिक एनर्जी, उसे हम बोलते हैं हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, ये ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी है। कोई वस्तु अगर एक रेखा में चल रही है तो उसके पास है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, वो क्या होगी, हाफ mv स्क्वायर। लेकिन अगर कोई वस्तु बेटा ये ऐसे जा रही है, रोटेट करते हुए ऐसे जा रही हो, तो उसके पास दोनों एनर्जी होंगी, एक तो होगी उसके पास ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, और एक के बाद रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होगी, होती है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो जो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर है ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है बॉडी का, और ओमेगा क्या है, उसकी एंगुलर वेलोसिटी। अगला, हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड बिटवीन टू और मोर सिस्टम और ए सिस्टम एंड इज सराउंडिंग बाय वर्च्यू ऑफ डिफरेंस। ये क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं। भाई हमें पता है कि अगर एक वस्तु से दूसरी में हीट जा रही है तो केवल कब जाती है, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। हीट हमेशा हाई टेम्परेचर से लो की तरफ जाएगी, गर्म वस्तु से ठंडी की तरफ जाएगी, तो इसका आंसर बनेगा ए ऑप्शन, आसान है। AMU इज ए यूनिट ऑफ, देखो AMU की फुल फॉर्म समझो पहले। AMU को बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट, हिंदी में कहते हैं हम परमाणु द्रव्यमान इकाई। तो वन एटॉमिक मास यूनिट बेटा किसके बराबर होती है, ये AMU जो होता है ना, एटॉमिक मास यूनिट, ये बहुत ही छोटे मास को मेजर करने काम आती है, बहुत ही हल्के फुल्के मास को, जो सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं जो एटम्स के अंदर पाए जाते हैं, बहुत ही छोटा मास मेजर करने के लिए हम एटॉमिक मास यूनिट का यूज करते हैं, बहुत ही छोटे मास नापने के लिए। कितना छोटा मास होता है ये, वन एटॉमिक मास यूनिट होता है 1.66 गुणा 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम के बराबर। ग्राम में पूछेगा तो -24 है, किलोग्राम में -27 है। अच्छा, कई बार ये भी पूछता है कि अगर किसी वस्तु का मास जो है वो वन एटॉमिक मास यूनिट है, यानी कि 1.66 गुणा 10 की पावर -27 किलोग्राम है, तो ये कितनी एनर्जी के इक्विवेलेंट होगा। आपको पता ना, एक E = mc² आइंस्टीन के इक्वेशन है कि इतना मास इतनी एनर्जी के इक्विवेलेंट है, इतनी एनर्जी इतने मास के, तो वहां से आप निकाल सकते हैं। तो E = क्या होता है हमारे पास में mc²। तो मास हमारे पास दे रखा है, एक एटॉमिक मास यूनिट यहाँ पे रखेंगे m, c की वैल्यू आपको पता ही है, c होता है लाइट की स्पीड 3 गुणा 10 की पावर 8। तो आप सोल्व करेंगे तो एक एटॉमिक मास यूनिट जो है ना वो 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर आएगी। 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मिलियन का मतलब होता है 10 की पावर 6, यानी 10 की पावर 931 गुणा 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बन जाएगा। और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 गुणा 10 की पावर -19 जूल के बराबर। तो आपको इतना ज्यादा याद नहीं रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है याद रखना कि वन एटॉमिक मास यूनिट जो है वो कितने के बराबर है, 1.66 गुणा 10 की पावर -27 किलोग्राम के बराबर। और ये वन एटॉमिक मास यूनिट कितनी एनर्जी के इक्विवेलेंट है, 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। ठीक है, अगले में विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लोवेस्ट रिलेटिव डेंसिटी। देखो बेटा, रिलेटिव डेंसिटी का मतलब होता है कि आप किसी सब्सटेंस की जो डेंसिटी है वो किसी से जब कंपेयर करते हैं। रिलेटिव ऐसे होता है ना कि कोई व्यक्ति बोलेंगे भाई साहब ये आपका क्या रिलेटिव क्या लगते हैं आपके, आप कहेंगे जी मेरे फूफा जी हैं, कोई और व्यक्ति कहेगा जी ये मेरे मामा जी हैं। तो आप रिलेटिव किसी के सापेक्ष कि ये व्यक्ति इसके लिए तो मामा है, इसका फूफा है, इसका जीजा है, इसका ताऊ है, इसका बेटा है। तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी को
जब किसी की डेंसिटी के साथ कंपेयर कर रहे होते हैं और आती है रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है। तो नॉर्मली हम ज़्यादातर अगर हम बात करें लिक्विड वगैरह की, तो हम पानी की डेंसिटी से बाकी की डेंसिटी कंपेयर कर रहे होते हैं। तो ये कह रहा है कि किसकी जो रिलेटिव डेंसिटी सबसे कम होगी। तो बेटा आपको पता है कि जो इंटरस्टेलर स्पेस है, स्पेस में क्या है, वहाँ तो वैक्यूम है, वहाँ तो कुछ है ही नहीं। भाई डेंसिटी कब बनेगी, जब कुछ पार्टिकल्स होंगे तभी तो बनेगी, जहाँ बिल्कुल शून्य खत्म, कुछ है ही नहीं, वैक्यूम है। तो सबसे जो कम रिलेटिव डेंसिटी होगी किसकी होगी, इंटरस्टेलर स्पेस की, अंतर तारकीय अंतरिक्ष। एक कह रहा है कि 1 ATM, देखो ये AMU नहीं है, एटॉमिक मास यूनिट नहीं है, ये ATM। इसके लिए कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये क्लास मैंने बता रखा आपको, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है बेटा, क्लास में मैंने स्पेशली लिखवा रखा आपको, एक वायुमंडलीय दाब होता है 101 325 पास्कल के बराबर। बताया था ना क्लास में, बोलो हाँ या ना। इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 1.01325 गुणा 10 की पावर 5 पास्कल के बराबर। कौन सा आंसर सही है, फोर्थ। हमें तो खैर इससे आगे भी पता है 0.013, उसके आगे भी लिख देता तो 25 लिख देते हैं हम। तो 1 एटॉमिक मास यूनिट जो होता है वो 101 325 पास्कल के बराबर होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द वेंचुरीमीटर इज अ डिवाइस टू मेजर द ऑफ फ्लूइड। ये 12th क्लास में आपने पढ़ा हुआ, वेंचुरीमीटर जो होता है ये रेट ऑफ फ्लो, यानी कि कितनी तेजी के साथ कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है किसी पाइप से, तो उसका फ्लो की स्पीड मेजर करने का काम आता है। तो इसका याद कर लेना, दोबारा पूछ सकता है, फैक्ट है ये। इक्वेशन रिलेट द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन ए पाइप इज टू चेंज इन काइनेटिक एज वेल एज पोटेंशियल एनर्जी। तो बेटा आपको पता है कि किसी भी पाइप में मान लो कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है किसी पाइप में, तो किसी भी 2 पॉइंट पर अगर आपको कह रहा है कि प्रेशर डिफरेंस रिलेट करना है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, तो आपको पता कौन सा है वो, पास्कल का नियम। भाई आपको पता है, सॉरी बर्नौलीज थ्योरम। बर्नौली थ्योरम किस पे काम करती है, एनर्जी कंजर्वेशन पे। तो अगर किसी पाइप में फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो इस पॉइंट पर जितनी एनर्जी होगी उस पॉइंट पर भी इतनी होगी। तो कौन कौन सी एनर्जी, प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इतनी इन तीनों का सम जो यहाँ पर होगा वो यहाँ पर भी होगा। तो प्रेशर का डिफरेंस अगर आपको निकालना है काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में, तो बर्नौलीज थ्योरम है वो, ठीक है, बर्नौली की प्रमेय। अगले बात है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। देखो अगर कोई वस्तु एक सर्कल पे मूव कर रही हो, मान लो v वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो उसका जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है, मैंने क्लास में बता रखा, होता है mv²/r के बराबर, और इसे नापते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। तो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। इफ एन enclosed गैस इज compressed to 60% of its original volume, then by how much in percentage will its pressure increases, temperature remaining constant। यदि समावर्त गैस के निश्चित आयतन को इसके वास्तविक आयतन से 60% तक संपीड़ित किया जाए। देखो एक गैस है बेटा, उसे आपने कंप्रेस कर दिया 60% ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, यानी शुरुआत में अगर इसका वॉल्यूम 100 था तो आपने उसे कहां तक कंप्रेस कर दिया, दबा दिया, 60% वॉल्यूम कर दिया उसका, 100 से 60। देखो उसने ये नहीं बोला कि इनक्लोज गैस इज कंप्रेस्ड बाय, अगर वो कहता कि कंप्रेस्ड बाय 60%, तो यानी कि फाइनल तो फिर 40 ही रह जाता। भाई 100 से कितना कंप्रेस कर दिया, कंप्रेस्ड बाय 60, तो बचता 40। वो कह रहा है कि 100 से कंप्रेस्ड क्या, कंप्रेस्ड टू, यानी फाइनली कहां तक पहुंचा, 60 तक। कंप्रेस्ड टू और कंप्रेस्ड बाय, इन्हें फर्क समझना। इंक्रीज टू और इंक्रीज्ड बाय, इंक्रीज टू 20 से 50% इंक्रीज कर दिया, यानी कि 20 से 50 पे। इंक्रीज्ड बाय 30% या इंक्रीज टू 30%, दोनों में फर्क है। अब यहां पे जो इसका वॉल्यूम था, मान लो शुरुआत में था 100 वॉल्यूम, और फाइनली वॉल्यूम कितना कर दिया उसका, कंप्रेस टू 60%। देन हाउ मच परसेंटेज प्रेशर इंक्रीज, तो कह रहा है कि वॉल्यूम कम करने पर प्रेशर कितना बढ़ेगा अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो। याद करो हमने पढ़ा था आइडियल गैसिफिकेशन, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। अगर बेटा टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ये तो गैस कांस्टेंट है ही, ये गैस के कितने मोल भरे हैं वो भी कांस्टेंट है, तो पीवी मैंने कहा था कि कांस्टेंट के बराबर होगा। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो पीवी होता है कांस्टेंट। ये है हमारा कौन सा नियम, बायल का नियम। तो यहाँ से P1 V2 इक्वल टू हो जाता P2 V2। अब हमें क्या निकालना है, यहाँ देखना ध्यान से कि कितना हो गया, तो P2/P1 की वैल्यू निकालनी है, V2/V1 के बराबर हो जाएगी। तो फाइनल वॉल्यूम 60 है, शुरू वाला 100 है, 3/5, यानी कि अगर पहले बेटा वॉल्यूम 5 था तो अब
सॉरी पहले प्रेशर अगर 5 था तो अब कितना कर दिया 3। तो कह रहा है कि हाउ मच परसेंटेज विल इट्स प्रेशर इंक्रीज, तो प्रेशर कितने परसेंटेज बढ़ जाएगा। तो बेटा P2 अपॉन, अरे सॉरी मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे, P2 अपॉन P1 किसके बराबर होगा, V1 अपॉन V2 के। सॉरी V1 की वैल्यू कितनी है 100 और ये कितना 60, तो 3 5। तो बेटा प्रेशर कितना बढ़ गया 2 बढ़ गया, कितने पे, हमेशा इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है इनिशियल पे, 2 बढ़ा 3 पे, परसेंटेज निकालेंगे तो आ जाएगा 66.6%, यानी कि 66.66 यानी कि 66.7। फोर्थ ऑप्शन ठीक है। देखो दोबारा समझना, वो कह रहा है कि टेम्परेचर तो कांस्टेंट रहे। जब बेटा टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है ना तो PV इजगल टू होता है कांस्टेंट के बराबर, यानी कि P1 V1 इजगल टू हो गया P2 V2। तो हमें पता है कि जो फाइनल वॉल्यूम है वो 60 है और इनिशियल वॉल्यूम कितना है वो 100 है। तो यहाँ से बेटा जब हमने V1 अपॉन V2 की वैल्यू निकाली वो किसके बराबर आई, P2 अपॉन P1 के। तो यार 5/3, यानी कि पहले अगर प्रेशर 3 था तो P2 फाइनल प्रेशर हो गया 5। तो प्रेशर कितना बढ़ा 2 बढ़ा, कितने पे, इनिशियल वैल्यू पे 3 पे। तो आप ये कर ही लेंगे, मैथ में आपने ऐसे क्वेश्चन किए होंगे। द टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ ए मोल ऑफ ए मोनोएटॉमिक गैस, तो किसी मोनोएटॉमिक गैस, यानी मोनोएटॉमिक गैस का होता है जिसका एक ही एटम हो। जैसे ये नाइट्रोजन गैस है ना, डायटोमिक है, एक नाइट्रोजन का एटम एक ही है। तो नाइट्रोजन गैस जो बनेगी वो कैसे बनेगा ये बेटा, ये डायटोमिक, तो मोनोटॉमिक। ठीक, तो कह रहा है जो मोनोटॉमिक गैस की जो इंटरनल एनर्जी होती है बेटा कितनी होती है, 3/2 RT। मैंने आज ही बताया था आपको, इंटरनल एनर्जी होती है 3/2 RT। और इसी R को कई बार बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और किस में लिख देता है, एवोगाड्रो नंबर की फॉर्म में भी लिख देता है। R इजगल टू क्या होता है Kn, पहले ही दूसरा क्वेश्चन किया था हमने ऐसा। तो आंसर क्या होगा 3/2 RT। अगले पे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट रिगार्डिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर इज फॉल्स, कौन सा गलत है आपको बताना है। 1 by 1 पढ़ते हैं। एट द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड मस्ट बी नॉर्मल टू द सरफेस एट एवरी पॉइंट, बिल्कुल ठीक है। इनसाइड ए कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड डिक्रीज फ्रॉम द सरफेस टुवर्ड द सेंटर, गलत है बेटा। देखो कोई अगर आपके पास कंडक्टर है ना, अगर आप उसे चार्ज देंगे तो उसके सरफेस पर ही फैल जाता है वो। तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 0, ये कह रहा है कि अंदर डिक्रीज होगा, अंदर तो 0 ही है थ्रू आउट, ये गलत स्टेटमेंट है। बाकी द इंटीरियर ऑफ ए कंडक्टर कैन हैव नो एक्सिस चार्ज, ये बात बिल्कुल ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है 0। ये क्वेश्चन ट्राई करो, क्लास में मैंने आपको लेंस और मिरर बहुत डिटेल में पढ़ा रखे हैं। ये कह रहा है मैच द पोजीशन ऑफ इमेज ऑब्टेन्ड विद पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस। देखो कॉन्वेक्स लेंस कह रहा है, यहां देखना, कॉन्वेक्स लेंस में बेटा आपको पता है अगर ऑब्जेक्ट पोजीशन ऑफ, ये क्या छवि की स्थिति है, ये शायद यहां पे जाएगा, ये इधर है पोजीशन ऑफ इमेज, ये है, ये ऑब्जेक्ट आपके रखे हुए हैं यहां पे, ठीक है। देखो अगर बेटा आपका ऑब्जेक्ट कहां पे रखा है, इन्फिनिटी पे, तो इमेज बनेगी आपकी फोकस पे। तो ऑन द अदर साइड ऑफ लेंस, इन्फिनिटी नहीं, ऑन द अदर साइड ऑफ लेंस एट फोकल पॉइंट, यानी कि ए के साथ आएगा 2 एट फोकल पॉइंट। अगर बेटा कॉन्वेक्स लेंस में वस्तु रखी हो फोकस पे तो इमेज बनती है लेंस के दूसरी तरफ इन्फिनिटी पर, ठीक है। अगर वस्तु रखी है एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर पे तो इमेज बनेगी सेंटर पे, ऑन द अदर साइड ऑफ लेंस एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये बिल्कुल ठीक है। यानी कि ए के साथ आएगा 2, बी के साथ आएगा 1, ए के साथ 2, बी के साथ 1, ए के साथ 2, बी के साथ 1 और सी के साथ 3, ए के साथ 2, बी के साथ 1, सी के साथ 3, यानी ये वाला ऑप्शन ठीक है। अगले बार जाओ, 0 केल्विन किसके बराबर है। तो ये क्वेश्चन इन्होंने पिछली बार गलत ऑप्शन दे रखे हैं, 2 ऑप्शन सही है इसमें। 0 केल्विन होता है एब्सोलूट जीरो टेम्परेचर -273.15 डिग्री सेल्सियस के बराबर, तो ये दे रखा है। और फ़ारेनहाइट में कितना, -459.67 फ़ारेनहाइट, तो ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों सही हैं, ठीक है। ये वाला करो, जिसने साइंस स्पेशल किया है वो एक क्वेश्चन कर लेगा। इफ 100 ग्राम ऑफ आयरन एट 20 डिग्री सेल्सियस इज गिवन 2000, अच्छा बुरा मान गया भाई ये बीच में, ये कह रहा हमारे से कि इफ 100 ग्राम ऑफ आयरन एट 20 डिग्री सेल्सियस इज गिवन 2250 जूल ऑफ हीट देन इट्स टेम्परेचर विल राइज टू, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दे रखी है। ओके देखो मैंने आपको क्लास में एक चीज बताई थी कि अगर किसी वस्तु को अगर आप हीट देके टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं
तो टेम्परेचर बढ़ाने वाली हीट का फॉर्मूला मैंने क्या लिखवाया था आपको, mc डेल्टा टी। तो हीट कितनी दी आपने, 2250 जूल। मास कितना बेटा, 100 ग्राम। अब यहाँ पे एक चीज देखना, ये सी का वाला होता है स्पेसिफिक हीट। तो स्पेसिफिक हीट जो दे रखी है ना आपको, दे रखी है जूल पर किलोग्राम केल्विन। तो अगर यहाँ किलोग्राम है तो यहाँ भी किलोग्राम यूज करना पड़ेगा, तो इस 1000 से डिवाइड करके किलोग्राम बना लो। स्पेसिफिक हीट दे रखी है 450 जूल पर किलोग्राम केल्विन, ठीक है। टेम्परेचर डिफरेंस वो कह रहा है कि फाइनल टेम्परेचर कितना हो जाएगा, इनिशियल है 20, तो बेटा टेम्परेचर डिफरेंस होता है T2 माइनस T1, तो फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल। तो इनिशियल कितना दे रखा है हमें, उसने 20। और एक चीज मैंने आपको क्लास में और बताई थी कि टेम्परेचर का डिफरेंस डिग्री सेल्सियस और केल्विन में सेम होता है। अगर आप हीट वाली क्लास देखेंगे, मैंने बताया था आपको, अगर एक वस्तु का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस बढ़ा तो केल्विन में भी 50 बढ़ेगा। तो डिग्री सेल्सियस में केल्विन में चेंज सेम होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि 20 डिग्री सेल्सियस 20 केल्विन के बराबर है ना, एक वस्तु का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस है तो केल्विन में अलग आएगा, लेकिन वस्तु का तापमान 20 बढ़ा, चेंज 20 का है, तो केल्विन में भी चेंज सेम ही आता है। तो आप यहाँ पे चेंज कर रहे हैं तो केल्विन में ही लिख सकते हैं। तो केल्विन से गया केल्विन, किलोग्राम से किलोग्राम, जूल से जूल गया। इस आप काटेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 1 जीरो से 1 जीरो ये गई, तो 45 पंजे जीरो। तो ये आपका आ गया 50 इजकल टू T2 माइनस 20, तो T2 की वैल्यू आ गई 70। और ऐसे कैलकुलेशन चेक कर लेना, ठीक है, ऐसा तो सही लग रही है मुझे। अगले पे आ जाओ, व्हाट इज द रेशियो ऑफ RMS वेलोसिटी से बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ मोलिक्यूल ऑफ टू गैसेज A एंड B इफ टेम्परेचर ऑफ A, मोलिकुलर मास दे रखा है 16 200 केल्विन है, टेम्परेचर है B का 400 केल्विन। ओके ठीक है, देखो बेटा याद रखना, रूट मीन स्क्वायर जो वेलोसिटी होती है ना, वर्ग माध्य मूल, वर्ग माध्य स्क्वायर, कुछ ऐसे हिंदी में बोलते हैं, ऐसे हिंदी में लिखा गया इसने, कुछ नहीं लिखा। तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, रूट यानी कि वर्ग माध्य मूल मान, वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं हिंदी में से। तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो होती है ये टेम्परेचर के तो अंडर रूट के समानुपाती होती है, लेकिन मोलिकुलर वेट के होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल और मोलिकुलर वेट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो मेरे पास में से हम ऐसा फॉर्मूला बना सकते हैं, V1 अपॉन V2 इजगल टू, टेम्परेचर है टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है तो V1 ऊपर है तो T1 ऊपर ही आएगा, M1 नीचे, यहाँ पे V2 T2 इधर और M2 ऊपर। देखो मोलिकुलर वेट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो 2 नीचे लिखा है तो मोलिकुलर वेट लिखा ऊपर, टेम्परेचर के समानुपाती 2 नीचे तो T भी नीचे ही, V1 ऊपर तो T1 भी ऊपर ही, ठीक है। अब बस हो गया हमारा काम। तो जो A है इसका जो रेशो बताना, ओके। तो बेटा जो A है इसका टेम्परेचर कितना है 200, और जो B है इसका कितना है 400। तो A का टेम्परेचर ऊपर लिखा, लेकिन उसका मोलिकुलर वेट लिखेंगे नीचे। मोलिकुलर वेट कितना उसका 16, और इसका कितना है हमारा 2, 200 दूनी 400, 2 से 2 कट गया यानी कि 1/4, रूट से बाहर निकालेंगे ना तो 1:4 आ जाएगा। ये पता नहीं आपको समझ में आया कि नहीं आया। देखो ध्यान समझना कि रूट मीन स्क्वायर जो वेलोसिटी होती है वो टेम्परेचर के समानुपाती होती है, और मोलिकुलर वेट आणविक भार के होती है व्युत्क्रमानुपाती, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यानी अगर आपने A की वेलोसिटी ऊपर लिखी तो A का टेम्परेचर भी ऊपर ही लिखेंगे, लेकिन A का मास जो लिखेंगे वो नीचे लिखेंगे। तो जो A है उसका टेम्परेचर कितना है 200, लेकिन उसका मास कितना है, उसका मास था 16, वो लिखा नीचे। अब आते हैं बेटा B का, तो B का टेम्परेचर अगर आपने नीचे लिखा है तो उसका जो मास है वो ऊपर लिखेंगे। अगले बात है, द फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड इफ द सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर इज इक्वल टू F नोट इज द फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड इफ बोथ सोर्स एंड ऑब्जर्वर आर स्टेशनरी, Vs इज द स्पीड ऑफ सोर्स एंड V स्पीड ऑफ वेव। ये भी मैं साइंस स्पेशल में कराता हूँ, GS स्पेशल में छोड़ देता हूँ। मैंने आपको डॉपलर इफेक्ट ऑफ साउंड में बताया होगा कि मान लो कि एक ये व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है और कोई साउंड यहाँ पे बज रहा है, ठीक है, और इस साउंड की एक्चुअल फ्रीक्वेंसी F है, साउंड की जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी F है। अगर आप ये साउंड जो है ये आपके नज़दीक आए या आप इसके नज़दीक जाएं तो इसकी जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है ना, आपको उससे हाई फ्रीक्वेंसी महसूस होगी। अगर इसकी फ्रीक्वेंसी एक्चुअल में 500 थी, ये आपके नज़दीक, अगर आप इसके नज़दीक जा रहे हैं तो 500 से ऊपर महसूस होगी। दूर जाने पर फ्रीक्वेंसी लो महसूस होती है, ठीक है।
अब ये तो मैं पता चल गया कि नजदीक आने पर फ्रीक्वेंसी ज्यादा लगती है, ओरिजिनल से दूर जाने पर कम, लेकिन वो एग्जैक्ट वैल्यू कैसे निकालें भाई? एक्चुअल में 500 है, नजदीक आने 500 से ऊपर लगेगी, पर कितनी? 510 की 550, दूर जाने पे कम लगेगी कितनी? तो जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी है उसका फॉर्मूला होता है एफ डैश इजल टू एफ क्या है? ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, v प्लस वी नोट अपॉन वी माइनस वी एस। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे देखना बड़े ध्यान से, ये जो बेटा आपका जो वी एस है तो सोर्स की स्पीड है कि सोर्स कितनी स्पीड से भाग रहा है, वी नोट है ऑब्जर्वर की स्पीड। अच्छा, जो ऑब्जर्वर और सोर्स की स्पीड है नजदीक आने पर प्लस लेते हैं, दूर जाने पर लेते हैं माइनस। तो अगर आप इस वाले क्वेश्चन में देखें तो ये साउंड की स्पीड है वी है, साउंड की स्पीड, ऑब्जर्वर की स्पीड है इसमें 0, सोर्स जा रहा है दूर, वो कह रहा है कि मूविंग अवे, अगर सोर्स दूर जा रहा है तो सोर्स की स्पीड माइनस में लिखेंगे, तो हो जाएगा v अपॉन वी प्लस वी एस। ठीक है, तो इसे मैं लिख सकता हूँ एफ डैश इजगल टू, एफ तो चल ही रहा है, इसे नीचे अगर मैं ऐसे लिख लूँ v प्लस वी एस बाई वी, कोई दिक्कत तो नहीं, v को नीचे ले आऊँ मैं, ये ऊपर ही चला जाएगा। ठीक है, इसी चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ एफ 1 अपॉन 1 प्लस वी एस अपॉन वी, तो v प्लस वी एस बाई वी यही बन जाएगा। इस पार्ट को ऊपर ले जाओ तो f, इसे ऊपर लेके जाएंगे तो 1 प्लस वी एस अपॉन वी की पावर -1 हो जाएगा, तो 1 प्लस वी एस अपॉन वी, कहीं लिखा है क्या? कुछ गड़बड़ हो गया क्या? 1 प्लस वी एस, वन प्लस वी एस, इसमें कुछ वी एस स्रोत की चाल है, इसने तो लिखा ही नहीं, 1 प्लस वी एस अपॉन वी। एक बार मुझे देखना पड़ेगा कि शायद इन्होंने ये सही भी उतारे हैं कि नहीं उतारे हैं, एक बार मैं देख लेता हूँ ऑप्शन सही लिखे कि नहीं। लेट मी चेक आउट। टाइप करने वाले ने गलत तो नहीं कर दिया? पहला ऑप्शन है 1 माइनस वी एस अपॉन वी, अरे भाई इसने गलत कर रखे हैं ऑप्शन, ये वी एस है यहाँ पे, ये 1 प्लस वी अपॉन वी एस, ठीक है, 1 माइनस वी अपॉन वी नोट है, 1 प्लस वी एस अपॉन वी, ये है लास्ट ऑप्शन है 1 प्लस वी एस अपॉन वी, ये सोर्स की स्पीड है ये, तुम्हारा फोर्थ ऑप्शन ठीक है। ठीक है, तो इसके ऑप्शन थोड़े ठीक कर लेना, ये है। देखो दोबारा बता देता हूँ मैं आपको, ये फॉर्मूला तो मैंने क्लास में आपको लिखवा रखा है, और मैंने आपको ये भी बता रखा है कि ऑब्जर्वर और सोर्स अगर नजदीक आएंगे तो इनकी वैल्यू पॉजिटिव लेंगे, दूर जाएंगे तो नेगेटिव। तो सोर्स दूर जा रहा है, अवे फ्रॉम जा रहा है, तो इसकी वैल्यू नेगेटिव लेंगे, तो नीचे बन जाएगा ये v प्लस वी एस। अब इसे बस अरेंज करके लिखना है, इस v को मैंने नीचे ले आया, ठीक है, इतना हिस्सा बन गया, इस हिस्से को मैंने क्या लिख दिया 1 प्लस वी एस अपॉन वी, क्योंकि आप देखो v प्लस वी एस अपॉन वी यही तो बन जाएगा, इस वाले हिस्से को मैं ऊपर लेके गया तो पावर आ गई माइनस में, तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही है। वेव एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन्स आर एम्प्लॉयड इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। देखो बेटा, जब कोई पार्टिकल, इलेक्ट्रॉनिक पार्टिकल है, जब कोई पार्टिकल भागता है, अगर वो बहुत ही हल्का पार्टिकल है, जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वगैरह, जब बहुत हल्के पार्टिकल भागते हैं तो ये वेव की तरह भी बिहेव करते हैं, इन्हें डुअल नेचर दिखाते हैं, पार्टिकल तो है ही, भागते समय वेव की तरह बिहेव भी कर रहे हैं। तो जो इनकी वेव बनती है उसे हम बोलते हैं मैटर वेव, जो किसी पार्टिकल के भागने से वेव बनेगी वो मैटर वेव कहलाएगी। मोलिक्यूल्स ऑफ आर्गन हैव हाउ मैनी डिग्री ऑफ फ्रीडम। देखो बेटा, जो आर्गन है ना, आर्गन ये होता है मोनोटोमिक, यानी कि आर्गन जो होता है ये मोनोएटोमिक, यानी कि आर्गन के एक एक एटम होते हैं। आर्गन को आप ऐसे लिखते हैं AR2, आर्गन को ऐसे लिखते हैं आर्गन का एटम AR, ये मोनोएटोमिक है, यानी मोनोएटोमिक। तो एक पार्टिकल अगर हो 3 डायरेक्शन भाग सकता है, वो एक्स एक्सिस की तरफ को, वाई एक्सिस की तरफ को, जेड एक्सिस की तरफ को, तो 3 डायरेक्शन बनेंगी उसकी, तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी बनेंगी 3। ठीक है, अगर ये बेटा मोनोटोमिक की जगह डायटोमिक होता तो एक तो 3, तो इसकी बन जाती है एक्स की तरफ को भागा, वाई की तरफ को, जेड की तरफ को, एक इसकी रोटेशनल वाली बन जाती कि इसे पकड़ के इसे घुमा दो, इसे पकड़ के इसे घुमा दो, फिर टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 बन जाती। डायटोमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 है, और मोनोएटोमिक के लिए कितनी होती है 3। एक क्वेश्चन है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन हुज डिस्प्लेसमेंट इज। तो डिस्प्लेसमेंट दे रखा आपका ये मान लो कि यहाँ पे
एफ भी लगा रखा है। डिस्प्लेसमेंट जो है डी से लिख लो इसे, डिस्प्लेसमेंट जो है टाइम के साथ चेंज हो रहा है। ये एस से लिख लो, डिस्प्लेसमेंट एस। तो ये कह रहा है इसकी काइनेटिक एनर्जी बताओ। तो बेटा आपको टफ लग रहा होगा, है आसान ही है। देखो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर ये होती है। अब आपको इसका डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, तो डिस्प्लेसमेंट दे रखा है आपको इसका ए कोस ओमेगा टी प्लस फाइव। तो आपको चाहिए वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट को हम टाइम के रेस्पेक्ट में अगर इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे डी एस अपॉन डी टी। भैया अब ये तो देखो ये क्या बन गया, विस्थापन बटे समय डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी होता है कि नहीं होता है। तो आपको इसका डिफरेंशिएट कर दो इसे टाइम के रेस्पेक्ट में। तो कोस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, और फिर बाद में ओमेगा टी प्लस फाइव का भी करेंगे तो एक ओमेगा बाहर आ जाएगा, तो बन जाएगा माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब ये तो बेटा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम तो होता है वेलोसिटी, इसका करना है स्क्वायर, तो स्क्वायर करेंगे माइनस हो जाएगा प्लस का, तो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। यहाँ पुट कर दो 1/2m, वी स्क्वायर क्या है ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। अब यहाँ देख लो 1/2m ओमेगा स्क्वायर ये नहीं है इसमें, 1/2m ओमेगा स्क्वायर ए का भी स्क्वायर है, 1/2m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। तो m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन का स्क्वायर नहीं है यहाँ पे, तो सी वाला ऑप्शन ठीक है। अगर कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है और उसका डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन आपको दे रखा है, नहीं भी दे रखा हो ना तो उसे याद करना, याद रख लेना। इसका डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन होता है ए कोस ओमेगा टी प्लस फाइव, को डायरेक्ट पूछ सकता है। तो डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी आ जाएगा, और हमें चाहिए वेलोसिटी का स्क्वायर, तो मैंने इसका स्क्वायर कर दिया तो ये आ गया। ठीक है, अगले पे आते हैं। द गैप बिटवीन टू सक्सेसिव एंटी नोड इन स्टेशनरी वेव। देखो स्टेशनरी वेव क्या होता है बेटा, जैसे मान लो दो वेव हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी भी सेम है और एम्पलीट्यूड भी सेम है, तो इनका दो वेव है हमारे पास में सेम फ्रीक्वेंसी की और सेम एम्पलीट्यूड की, आयाम भी सेम है आवृत्ति भी सेम है, तो इनका जो कॉम्बिनेशन होता है अपोजिट डायरेक्शन में, इनका जो कॉम्बिनेशन है अपोजिट डायरेक्शन में, वो बेटा हमारा क्या कहलाता है, इनका जो कॉम्बिनेशन है अपोजिट डायरेक्शन में वो हमारा कहलाएगा। इस चीज को अगर मैं इसे ढंग से बना नहीं पा रहा हूं, अब बनेगा सही। ठीक, इनका बेटा जो अपोजिट डायरेक्शन में जो कॉम्बिनेशन होता है ना, उसे हम कहते हैं स्टेशनरी वेव। तो स्टेशनरी वेव में बेटा जहां पर ये बिल्कुल डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का जीरो है, ये तो हमारे कहलाते हैं नोड। एक नोड ये है और एक नोड ये है, और जब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है ये हमारे कहलाते हैं एंटी नोड। एंटी नोड, ये भी एंटी नोड है, एंटी नोड एन से लिख दे रहा हूं, ये भी क्या एंटी नोड। तो दो कंजेकेटिव, दो लगातार एंटी नोड या दो लगातार नोड के जो बीच की दूरी होती है वेवलेंथ। तो इसका आंसर क्या बनेगा हमारा, बी ऑप्शन। तो दो नोड या दो कंजेकेटिव एंटी नोड के बीच की दूरी बनती है हमारी वेवलेंथ। ठीक है, तो देखो याद रखना, नोड कहां बनेगा, जहां डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, प्रेशर में चेंज भी यहां जीरो होता है, और एंटी नोड पर डिस्प्लेसमेंट होता है मैक्सिमम। तो दो लगातार एंटी नोड या दो लगातार नोड के बीच की दूरी होती है वेवलेंथ, उसे लिखते हैं लैम्डा से। अगला, ये भी क्लास में हमने कर रखा है, लाइट सीम्स टू टर्न अराउंड कॉर्नर एंड एंटर रीजन वेयर वी वुड एक्सपेक्ट ए शैडो दिस इफेक्ट। देखो लाइट का कॉर्नर पे मुड़ जाना, कोनों पे मुड़ जाना, इसे मैंने आपको लिखवा रखा है डिफ्रैक्शन कहते हैं, विवर्तन। अगला, द स्पीड ऑफ ए ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव जैसे कि रस्सी में पैदा होती है। द स्पीड ऑफ ए ट्रांसवर्स वेव ऑन ए स्ट्रेच रिंग स्ट्रिंग इज गिवन बाय v इज इक्वल टू अंडर रूट t by x, where t is tension in the string and m and the unknown term x is। देखो जो बेटा जो रस्सी में जो ट्रांसवर्स वेव पैदा होती है उसकी इक्वेशन होती है v इज इक्वल टू अंडर रूट टी बाई एक्स। यहाँ पर जो x है ना वो होती है इसकी लीनियर मास डेंसिटी, यानी कि एकांक लंबाई की मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी, रेखिक द्रव्यमान घनत्व। इसे सीधा याद ही कर लेना, ऐसे करो। द स्मॉलेस्ट इंटरवल ऑफ टाइम आफ्टर विच द मोशन इज रिपीटेड इज कॉल्ड इट्स। देखो एक सेकंड में जितने वाइब्रेशन होते हैं उसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी।
1 सेकंड में 20 वाइब्रेशन हुए तो फ्रीक्वेंसी 20, लेकिन एक वाइब्रेशन होने में कितना समय लगा वो कहलाता है टाइम पीरियड, आवर्तकाल। तो 1 सेकंड में मान लो कि 2 वाइब्रेशन हुए, फ्रीक्वेंसी 2, और एक वाइब्रेशन होने में कितना समय लगा होगा, आधा सेकंड, वो क्या लगा टाइम पीरियड। यानी कि हर आधे सेकंड के बाद में वो वाइब्रेशन रिपीट हो रहे हैं, यानी कि वो टाइम जिसके बाद में मोशन रिपीट हो उसे हम कहते हैं पीरियड। ये कंप्लीट नाम है टाइम पीरियड। ठीक, द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस बाय चार्ज क्यू एट ए पॉइंट आर इज गिवन बाय, देखो कोई चार्ज है क्यू, इसके आसपास एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो आर दूरी पर अगर पी पॉइंट पर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो इसका फॉर्मूला आपने पढ़ा ही होगा, वो होता है 1/4πε0 Q/r² के बराबर। ये डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लिया उसने, 1/4πε0 Q/r², यानी ये है ना, ये पाई है हर जगह, पाई। अगले बार जाओ। इन केस ऑफ ए प्राइमरी रेनबो द रे ऑफ लाइट सफर इन द वाटर ड्रॉपलेट, ये भी क्लास में मैंने बता रखा है, प्राइमरी रेनबो और सेकेंडरी रेनबो। तो मैंने बताया था दुनिया का कोई भी रेनबो हो, चाहे प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी हो, रिफ्रैक्शन की घटना होती है 2 बार, अपवर्तन कितनी बार होता है 2 बार, और रिफ्लेक्शन होता है 1 बार। तो रिफ्रैक्शन अपवर्तन होता है बेटा 2 बार, और रिफ्लेक्शन यानी कि TIR को शॉर्टकट में उसने रिफ्लेक्शन लिख रखा है यहाँ पे, तो रिफ्रैक्शन 2 बार होता है, ये भी सही है, ये दोनों तो गलत हो ही गए, रिफ्रैक्शन 2 बार और रिफ्लेक्शन 1 बार। अगर वो कहता प्राइमरी की जगह सेकेंडरी रेनबो, तो रिफ्रैक्शन भी 2 बार बोलते और रिफ्लेक्शन भी 2 बार बोलते। ठीक, अगला कह रहा रेफर टू द फॉलोइंग डायग्राम टू कैलकुलेट हाउ फार इन सेंटीमीटर विल द इमेज बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेंस ए बी इज द ऑब्जेक्ट। देखो ये कुछ नहीं है, ऐसे ही आगे सोशलोटेक्स देखना आप, ये जो फोकस तक की दूरी है वो तो होती है फोकल लेंथ, वो कितनी है 7.5 सेंटीमीटर। ठीक, और ऑब्जेक्ट रखा हमारा 20 सेंटीमीटर दूर, यू की वैल्यू आपको मैंने बताया था कि माइनस में लेते हैं। कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ होती है पॉजिटिव, वो बिल्कुल ठीक रखी है। अच्छा बेटा अगर हमारे पास सेंटर तक की दूरी 7.5 है, तो सेंटर तक फोकस तक की दूरी 7.5 है, तो सेंटर तक की इसकी डबल होती है 15 सेंटीमीटर हो गई। अगर आप एक चीज देखें, ऑब्जेक्ट रखा है 20 सेंटीमीटर दूर, यानी कि ऑब्जेक्ट जो है वो सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में रखा है। भाई सेंटर तक की दूरी कितनी है 15, ऑब्जेक्ट रखा है 20 सेंटीमीटर दूर, यानी कि सेंटर इन्फिनिटी के बीच में। और आपको पता है कि कॉन्वेक्स लेंस में अगर ऑब्जेक्ट सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में है तो उसकी इमेज फोकस और सेंटर के बीच में बनेगी इस तरफ। तो फोकस तक की दूरी है 7.5, यहां तक की है कितनी 15, यानी हमारा आंसर जो आएगा 7.5 से बड़ा आएगा, 15 से छोटा आएगा। 7.5 से बड़ा और 15 से छोटा, 15 से छोटा 7.5 से बड़ा, इन दोनों में से कोई सा एक आंसर है, या फिर अब आपको एग्जैक्ट निकालना पड़ेगा। 1/f = 1/v - 1/u, लेंस फॉर्मूला, तो 1/v हो जाएगा 1/f + 1/u। तो f की वैल्यू कितनी है 7.5, यानी कि 15/2। u की वैल्यू कितनी है -20, तो 60 आ जाएगा एलसीएम, 15 चौका 60, 8 आ गया, 42 20 60, तो कितना आ गया 5/60, यानी कि 1/12। किसकी वैल्यू है 1/v की, तो v आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो सी ऑप्शन ठीक है। अरे लेंस फॉर्मूले से क्वेश्चन करा रखे ना आपको क्लास में, लेंस फॉर्मूला से कर लेना, अपनी क्लास में जाके देख लेना एक बार। इफ ए रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट ऑन ए कनकेव मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन, देखो ये अगर आपके पास में कनकेव मिरर है, अवतल दर्पण, ये पोल है, ये मिरर का फोकस है, ये सेंटर है, इन्फिनिटी है, ये प्रिंसिपल एक्सिस होता है मुख्य अक्ष। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई रे आएगी तो कनकेव मिरर पर टकरा के फोकस से पास करती है, तो बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, रिट्रेस द पाथ, पासिस थ्रू द फोकस। तो ऑप्शन कौन सा है, ठीक इसी सही है। अगले पे आ जाओ। द टोटल वर्क डन इन असेंबलिंग द पॉइंट चार्जेस Q1 Q2 Q3 इक्वल टू, देखो अगर आपके पास में केवल 2 चार्ज हों Q1 Q2, तो 2 चार्जेस को नजदीक लाने, इनके बीच की दूरी मान लो r है, तो 2 चार्जेस को नजदीक लाने के लिए वर्क डन होता है 1/4πε0 Q1 Q2/r। ठीक है, अब हमारे पास तो 3 चार्ज हैं, तो एक कॉम्बिनेशन क्या बनेगा Q1 Q2, एक बनेगा Q2 Q3, एक बनेगा Q3 Q1, और नीचे r ही आएगा, तो रूट वाला ये तो गलत हो गया। Q1 Q2/r12 यानी कि पहले और दूसरे के बीच की दूरी, Q2 Q3 यानी कि 2 3 यानी कि दूसरे चार्ज तीसरे चार्ज के बीच की दूरी, Q3 Q1, ये बिल्कुल ठीक है हमारा, बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं।
द रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू रेयर मीडियम 1 इज इक्वल टू वेयर सी इज क्रिटिकल एंगल। देखो मैंने कहा था आपसे रेफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना आपको डेंसर मीडियम 2, तो जिस मीडियम का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, जिस मीडियम का, तो मैंने कहा था बेटा उसे लिखते हैं ऊपर, जिस भी मीडियम का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे उसे लिखेंगे ऊपर, और जिसके रेस्पेक्ट में निकालना उसे लिखेंगे नीचे, यानी कि 2/1 की वैल्यू निकालनी है आपको और बतानी है क्रिटिकल एंगल की फॉर्म में। अच्छा क्रिटिकल एंगल बेटा क्या होता है, जब लाइट जाती है डेंसर से रेयर मीडियम में, सघन से विरल माध्यम में, तो मैंने कहा था कि क्रिटिकल एंगल वो एंगल है जब आर की वैल्यू हो जाए 90 डिग्री। ठीक है, तो इस क्रिटिकल एंगल का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, साइन आई सी इजकल टू होता है n2/n1। n2 का मतलब होता है दूसरे मीडियम का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स और n1 का होता है पहले मीडियम का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स। लेकिन यहाँ पे जो बेटा डेंसर मीडियम है ना, डेंसर मीडियम, उसका रेफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है कितना, 2, तो यानी कि n1 की जो वैल्यू है यहाँ पे वो 2 है, और रेयर मीडियम जो है n2 उसका रेफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा कितना 1, यानी 1/2, तो हमें चाहिए 2/1 की वैल्यू, तो 2/1 कितना हो जाएगा 1/sin, क्रिटिकल एंगल को उसने कहा कि सी से लिखो साइन सी, तो 1/sin सी क्या हो जाएगा कोसेक सी, तो आंसर बन जाएगा हमारा ए ऑप्शन। बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त, मुझे बड़ा अच्छा लगा, 3-4 क्वेश्चन मुझे बड़े प्यारे लगे, उनमें से एक ये भी है। देखो हमने पढ़ा है कि जिस भी मीडियम का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए उसे लिखेंगे ऊपर, मुझे दूसरे मीडियम का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए पहले मीडियम के रेस्पेक्ट में, यानी कि 2/1 की वैल्यू चाहिए, लेकिन क्रिटिकल एंगल की फॉर्म में। तो हमें पता है कि क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, साइन आई सी इजकल टू n2/n1। n2 होता है दूसरे मीडियम का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स और n1 होता है पहले मीडियम का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो क्रिटिकल एंगल के लिए लाइट जानी चाहिए डेंसर से रेयर मीडियम में, तो दूसरा मीडियम हमारा क्या है, दूसरा मीडियम क्या है रेयर, तो रेयर मीडियम का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स कह रहा है कि 1 से लिखो, 1 से, तो यानी n2 की वैल्यू 1 हो गई। डेंसर मीडियम का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स कह रहा है कि 2 से लिखो, तो डेंसर मीडियम जो है हमारा पहला मीडियम था उसका हमने इससे लिख दिया, पलट के आ गया आंसर हमारा। अगले बात है, द डाइलेक्ट्रिक इन स्ट्रेंथ ऑफ एन इंसुलेटिंग मटेरियल इज मेजर्ड इन। देखो कोई इंसुलेटिंग मटेरियल है, वो अपनी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी खोए बिना कितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड झेल सकता है, उसे हम कहते हैं उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, इसे हम नापते हैं वोल्ट पर मीटर में। जैसे कि मान लो एयर भी क्या है, इंसुलेटर है, कुचालक है, लेकिन अगर किसी तार में बहुत ज्यादा आपको पता कि करंट फ्लो कर रही हो, तो एक टाइम ऐसा आता है कि एयर के से भी, हालांकि इंसुलेटर है एयर, लेकिन एयर से भी बेटा क्या होता है चार्ज फ्लो करने लगता है, उसकी जो इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी वो ब्रेक हो जाती है अगर बहुत ज्यादा मात्रा में करंट फ्लो कर रही हो तार से। तो कितना ज्यादा वो इलेक्ट्रिक फील्ड को फील झेल सकता है बिना अपनी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी खोए, उसे हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये वोल्ट पर मीटर में नापा जाता है, ध्यान रखना। ये कह रहा है फाइंड द मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ ए थिन प्रिज्म ऑफ 5 डिग्री एंगल ऑफ प्रिज्म एंड 1.5 रेफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखो ये आएगा क्वेश्चन पेपर में जरूर। मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला होता है डेल्टा एम का मतलब है एंगल ऑफ डेविएशन, म्यू -1 इंटू ए। म्यू का मतलब होता है रेफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक, एन भी लिखते हैं रेफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए हम, तो रेफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 1.5 -1, ए का मतलब है प्रिज्म एंगल, प्रिज्म एंगल दे रखा है 5 डिग्री का, तो 1.5 में से 1 गया तो 0.5 आएगा, 5 डिग्री मल्टीप्लाई तो कितना आ जाएगा 2.5 डिग्री, तो यानी कि बी ऑप्शन। ये फॉर्मूला याद कर लेना एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन का, न्यूनतम विचलन कोण का फॉर्मूला म्यू -1 इंटू ए। ए है एंगल प्रिज्म एंगल और म्यू क्या है रेफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये करो, ये आसानी है। ये कह रहा हमारे से कि रेफर द फॉलोइंग डायग्राम कैलकुलेट द एमीटर रीडिंग। एमीटर की रीडिंग का मतलब है कि आपको बताना कि एमीटर नापता है करंट, तो कितनी करंट चलेगी आपको बताना है। देखो टोटल वोल्टेज बेटा आपको कितनी रखी है उसने 4.5 वोल्ट की। अब यहां से ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव, यहां से करंट चलेगी, कुछ करंट चली जाएगी यहाँ, कुछ यहाँ, इसे I1 लिख दो, इसे I2। तो 15 और 30 तो है किसमें पैरेलल में, तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा, पैरेलल में होता है 1/R1 प्लस 1/R2। तो R1 की वैल्यू है 15, R2 की है 30, 30 आ गया एलसीएम, 15 दूनी 30, 30 कम 30 तो 3/30 यानी कि 1/10, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा 10 ओम का, 10 ओम। तो इनका इक्विवेलेंट तो 10 आ गया, 10 के साथ में 5 भी जुड़ा हुआ है, तो 10 ओम तो ये और साथ में 5 ओम ये दोनों सीरीज में है, तो इनका इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 15 ओम। बस काम हो गया, टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का 15 आ गया, वोल्टेज दे रखिए 4.5, तो V इक्वल टू IR लगा लो ओम के नियम से, तो V कितना है 4.5 है,
आई निकालना है, आर की वैल्यू है 15, 15 30 15 30 45, तो आई की वैल्यू हो जाएगी 0.3 एम्पियर। आसान क्वेश्चन है, बहुत ही है। देखो ये आपने इनका दोनों पैरेलल में है, इनका इक्विवेलेंट निकाला 10 है, साथ में 5 का टोटल कितना बन गया 15, टोटल रेजिस्टेंस 15, टोटल वोल्टेज कितनी 4.5, तो आपको पता चल गई टोटल करंट कितनी आएगी, वो आएगी आपकी 0.3 एम्पियर की। अगला क्वेश्चन है, इफ ए 1 किलोमीटर लॉन्ग स्टील रेल सफर 50 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज इन टेम्परेचर देन बाय हाउ मच विल बी इट्स लेंथ इन इंक्रीज इन मीटर, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है इतना। देखो बेटा लंबाई में जो चेंज होता है ना, आपको मैंने एक चीज बताई है क्लास में, अगर तार की लंबाई एल है और आपने से हीट दी तो उसकी लंबाई बढ़ के होगी डेल्टा एल, सॉरी इसकी लंबाई बढ़ के होगी एल डैश। तो ओरिजिनल लंबाई एल थी, हीट देने पर लंबाई हो गई एल डैश, तो लंबाई में चेंज कितना हो गया, फाइनल लंबाई माइनस इनिशियल लंबाई। तो लंबाई में जो चेंज है ना, इसका फॉर्मूला होता है अल्फा एल डेल्टा टी। यहाँ पे एल का मतलब है कि ओरिजिनल लंबाई कितनी थी, डेल्टा टी है कि लंबाई में चेंज कितना, टेम्परेचर में चेंज कितना किया, और अल्फा हमारा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, रेखीय प्रसार गुणांक, सबकी वैल्यू दे रखी है, बस हमारा काम हो गया। अल्फा देखो कितना दे रखा है आपको, 1.2 गुणा 10 की पावर माइनस 5 1/केल्विन, इसकी यूनिट लिख ली साथ में। ओरिजिनल लंबाई कितनी रखी बेटा 1 किलोमीटर, यानी कि 1000 मीटर, ऐसा यूनिट यूज करेंगे। टेम्परेचर में चेंज कितना हुआ 50 डिग्री सेल्सियस का, सफर 50 डिग्री इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो टेम्परेचर में चेंज डिग्री सेल्सियस और केल्विन में सेम होता है, यानी कि 50 केल्विन लिख सकते हैं साहब। केल्विन से केल्विन कट गया, ये 3 जीरो हैं, तो 3 जीरो से 10 की पावर माइनस 2 बचेगा, एक हट गया 10 की पावर माइनस 3, 12 पंजे 60, यानी कि 0.6 आ जाएगा इसका आंसर। 0.6 है, हाँ 0.06 तो नहीं आ जाएगा, पॉइंट हटेगा तो 10 की पावर 6 और 3 हटेगा 10 की पावर माइनस की 3, 12 पंजे 8, ये आएगा। अगले पे आ जाओ, ए वेव फ्रंट इज डिफाइंड एज ए सरफेस। बेटा वेव फ्रंट वो होता है जिसमें वो सरफेस होता है जहां पे फेज कांस्टेंट रहे, फेज में कोई चेंज ना आए, कांस्टेंट फेज वाला। इफ द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी देन द इमेज ऑब्टेन्ड आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम कनकेव मिरर। देखो अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, कनकेव मिरर में मैंने आपको बताया था, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे तो इमेज कहां बनेगी, फोकस पे, फोकस 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 बनेगी। इसने लिखा बेटा एक तो ऑप्शन तो बाहर हो गया, रियल इमेज हमेशा कैसे होती है, इन्वर्टेड उल्टी, गलत हो गया। अगर प्रतिबिंब उल्टा है तो 100% उल्टा, उल्टा प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, वास्तविक, गलत हो गया। डिमिनिश्ड, देखो उल्टी इमेज तो रियल होती है, ये भी गलत हो गया। अगर इमेज रियल है तो उसके साथ में इन्वर्टेड लिखा होना चाहिए, और वर्चुअल आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होना चाहिए, इसके साथ में ये आना चाहिए, इसके साथ में ये। तो ये अगर कभी इरेक्ट के साथ रियल है तो गलत ऑप्शन है, वर्चुअल के साथ में इन्वर्टेड है वो भी गलत है, इन्वर्टेड के साथ में रियल ही दिखना चाहिए और इरेक्ट के साथ में वर्चुअल ही दिखना चाहिए। एट फोकस हाईली डिमिनिश्ड रियल एंड इन्वर्टेड, ये बिल्कुल सही है। कनकेव मिरर में अगर वस्तु इन्फिनिटी पे उसकी इमेज फोकस बनती है, बहुत ही छोटी बनती है, रियल और इन्वर्टेड, बिल्कुल सही बात। फोकस पे हाईली इनलार्ज नहीं। अगला, द empirical formula for the observed wavelength for hydrogen is 1 by lambda is equal to r 1 upon k square minus 1 upon n square where r is Rydberg constant for the Lyman series the value of k is। देखो ये हमारे पास में एक हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए फॉर्मूला होता है 1 by lambda is equal to r 1 upon k square minus 1 upon n square। तो बेटा हमारे पास में कुछ सीरीज होती है, 5 सीरीज, लाइमन, बार्मर, पास्चन, ब्रैकेट, फुंड, ये 5 सीरीज हैं। तो लाइमन सीरीज के लिए जो k की वैल्यू है ना वो 1 होती है लाइमन के लिए, बार्मर के लिए होती है 2, बार्मर के लिए लाइमन बार्मर, पास्चन के लिए होती है 3, ब्रैकेट के लिए होती है 4 और फुंड के लिए होती है 5। p साइलेंट है इसमें, ठीक। अब कहेंगे सर n की वैल्यू क्या होती है, देखो अगर आप यहां पे देखें लाइमन के लिए k की वैल्यू 1 है तो बन गया 1/1 का स्क्वायर, ये तो फिक्स हो गया। अब अगर यहाँ पे 1 आ गया तो इसके लिए n की जो वैल्यू होगी ना फिर आगे बढ़ेगी, या k की वैल्यू 1 है तो इसकी बनेगी 2 3 4 5, n की वैल्यू 2 3 4 5 होगी। बार्मर के लिए k की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे बन गया 1/2 का स्क्वायर, तो फिर यहाँ n की वैल्यू 2 से आगे 3 से स्टार्ट होगी, 3 4 5 6। पास्चन के लिए k की वैल्यू 3 से स्टार्ट होती है, 3 का स्क्वायर, तो फिर यहाँ बनेगी n की वैल्यू 4 5 6 से स्टार्ट होगी। ब्रैकेट के लिए k की वैल्यू 4 है तो n की वैल्यू 5 6 से स्टार्ट होगी। फुंड के लिए k की वैल्यू 5 है तो फिर यहाँ पे 6 से स्टार्ट होगी। दूसरा के बार पूछता है कि लाइमन जो सीरीज है
वो किस स्पेक्ट्रम में पड़ती है? ये पड़ती है अल्ट्रावायलेट रीजन में, पराबैंगनी भाग में पड़ती है ये विजिबल में पड़ती है, ये इंफ्रारेड में पड़ती है, अवरक्त में, ये फार इंफ्रारेड दूर वाले इंफ्रारेड में, ये बहुत दूर वाले इंफ्रारेड में। तो ये लाइमन लिख लेना, नोट्स बना लेना। ये अल्ट्रावायलेट रीजन में, पराबैंगनी में, ये विजिबल में, दृश्य में, ये इंफ्रारेड अवरक्त में, ये दूर वाले इंफ्रारेड में, और ये बहुत दूर वाले इंफ्रारेड में। तो इसका आंसर क्या है? लाइमन के लिए के की वैल्यू 1। द वैल्यू ऑफ प्लांक कांस्टेंट, मैंने शुरू में आज लिखवाया था आपको कि प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.6 गुणा 10 की पावर -34 जूल सेकंड। एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू, देखो nth ऑर्बिट में जो बेटा हाइड्रोजन एटम की जो एनर्जी होती है ना, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम की, वो होती है -13.6 अपॉन n स्क्वायर, बी ऑप्शन। तो कई बार आपसे ये भी पूछ सकता है, इसमें इसने nth ऑर्बिट पूछा, वो कई बार ये कह सकता है कि पहले ऑर्बिट में एनर्जी कितनी है तो n की वैल्यू 1 रख देना, दूसरे ऑर्बिट में कितनी है n की वैल्यू 2 रख के कर लेना। तो 2 दूनी 4, 4 से काट के आ जाएगा आपका आंसर। तो nth ऑर्बिट के लिए है, तो जिस ऑर्बिट के लिए पूछेगा n की वैल्यू वही पुट कर देना। एनर्जी स्टोर्ड इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज इक्वल टू, देखो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो होता है, कैपेसिटर का काम होता है चार्ज को होल्ड करना, ठीक है। और इसका जो एनर्जी होती है कैपेसिटर की होती है हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, यानी कि क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। ये याद रख लेना सीधे सीधे। कैपेसिटर की जो एनर्जी होती है हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। सी क्या है यहाँ पे? कैपेसिटेंस, धारिता, जिसे फेराड में नापते हैं। When two resistor R1 and R2 are connected in parallel, the effective resistance, ये क्लास में कर रखा हमने, अगर दो रेजिस्टेंस R1 R2 अगर पैरेलल में है तो इनका बेटा इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या आएगा? 1/R1 + 1/R2। इसे सोल्व कर लो तो R1 R2 तो एलसीएम आ गया, तो ऊपर आ जाएगा R2 + R1, लेकिन ये 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू आएगी, पलट के लिखो तो इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा R1 R2 अपॉन R1 + R2, R1 R2 अपॉन R1 + R2, यानी कि बी। अगले पे आ जाओ। द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, अच्छा ये तो हमने थोड़ी देर पहले किया था। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है किसी सुचालक पदार्थ, नहीं बेटा इंसुलेटर यानी कुचालक होता है, ये गलत लिख रखा है हिंदी में। एक ही हमारे पास है, टू लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर ऑफ लेंथ L सेपरेटेड बाय डिस्टेंस D, ईच कैरिंग ए करंट I, अट्रैक्ट ईच अदर विद ए फोर्स इक्वल टू। देखो सबसे पहले ध्यान रखना, अगर दो वायर में सेम डायरेक्शन में करंट है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। कि तुम सोचो कि जैसे पॉजिटिव चार्ज रिपेल करते हैं, प्रतिकर्षित, कहीं सोच लो कि ये भी रिपेल करेंगे। अगर करंट सेम डायरेक्शन में है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और दूसरा, जितना फोर्स ये इस पे लगाएगा उतना ये भी इस पे लगाएगा, दोनों एक दूसरे पे इक्वल फोर्स लगाएंगे। अगर करंट अलग अलग हो तब भी, अगर इसमें करंट 5 एम्पियर इसमें 1 एम्पियर ही है, तब भी जितना फोर्स ये इस पे लगाएगा उतना ये इस पे लगाएगा। अब ये बेटा एक दूसरे के जो फोर्स लगाएंगे पर यूनिट लेंथ पे, एकांक लंबाई पे जो फोर्स लगाएंगे उसका फॉर्मूला होता है μ0/2π I1 I2/r। तो ये एकांक लंबाई पे लगने वाला बल है, ये कितना? μ0/2π I1 I2/r। अब ये कह रहा है कि एकांक लंबाई पे नहीं, पूरी लंबाई पे कह रहा है, तो L को इधर ले जाएंगे हम, तो μ0/2π, दोनों पे करंट भी सेम है तो I का स्क्वायर हो जाएगा, और वहाँ पे L भी दे रखा है, कैपिटल L, नीचे है डिस्टेंस दे रखी है D, तो μ0/2π I² L/D। ये बेटा पाई है सारे के सारे, सीधा फॉर्मूला पूछ लिया हमारे से, ये है। इसे अगर सोल्व करेंगे ये आएगा μ0/2π I² L/D। तो इस फॉर्मूले को याद रख लेना कि अगर दो तार में करंट है, अगर सेम डायरेक्शन में है तो दूसरे को अट्रैक्ट आकर्षित करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में करंट है तो रिपेल प्रतिकर्षित करेंगे। तो एकांक लंबाई पर यूनिट लेंथ पर जो फोर्स लगता है वो होता है μ0/2π I1 I2/r। I1 पहले तार की में करंट, I2 दूसरे में, तो यहाँ पे दोनों में करंट सेम है तो I² हो गया। दोनों के तार के बीच की दूरी यहाँ पे दे रखी है D, और ये जो एकांक लंबाई की जगह पूरी लंबाई पे पूछ रहा है वो लंबाई क्या दे रखी है? कैपिटल L, तो स्मॉल l उधर ले गए तो कैपिटल L के बराबर है। तो फॉर्मूला है केवल सीधा, एन एटम ऑफ 72 जर्मेनियम 32 हैज हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स। कह रहा कितने न्यूट्रॉन होंगे इसमें? तो बेटा आपको पता है, जैसे ये नंबर लिखा है यहाँ पे, जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर 32 है, ये एटॉमिक मास, परमाणु भार 72 है, परमाणु क्रमांक 32। तो बेटा ये तो होता है एटॉमिक नंबर, इसे लिखते हैं जेड से। ये प्रोटोनों की संख्या के बराबर होता है, तो प्रोटोनों की संख्या पूछता तो 32 बताते। और ये जो एटॉमिक मास है इसे लिखते हैं ए से, परमाणु भार, ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या होता है, 72 है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 72 है, अकेले प्रोटॉन 32 हैं,
तो ये देखो, ये होते हैं प्रोटॉन, ये होते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अगर ऊपर में से नीचे वाला घटा देंगे तो न्यूट्रॉन आ जाएगा, तो 72 में से 32 घटाएंगे तो 40, तो आ गया 40। तो इस क्वेश्चन में कहता है कि प्रोटॉनों की संख्या कितनी, 32, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कितने, 72, केवल न्यूट्रॉन कितने हैं, 72 में से 32 गए तो 40। ये क्वेश्चन करना। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ लाइमन सीरीज फॉर n इजकल टू 2 रेडबर्ग कांस्टेंट इतना। देखो अभी मैंने आपको बताया था कि हमारा फॉर्मूला होता है 1 लैम्डा इजकल टू r 1 लाइमन सीरीज के लिए बेटा हमारे पास लाइमन बार बार लाइमन के लिए k की वैल्यू 1 थी, तो 1 का स्क्वायर माइनस 1/n²। ये फॉर्मूला बना था ना अभी थोड़ी देर पहले। तो आपको बताना है कि वेवलेंथ क्या होगी नैनोमीटर में, नैनोमीटर यानी कि 10 की पावर -9 में। तो r है रेडबर्ग कांस्टेंट, उसकी वैल्यू दे रखी है 1.1 गुणा 10 की पावर 7, 1 का स्क्वायर। n की वैल्यू कह रहा है कि 2 के लिए बताओ, 2 दूनी 4, तो 1.1 गुणा 10 की पावर 7, तो 1/4, तो 3/4 गुणा 1.1 गुणा 10 की पावर 7, तो ये आपका लैम्डा आ जाएगा 4/3, नीचे 1.1 भी रहेगा, ऊपर 10 की पावर -7, तो पॉइंट लगा के 0। 33 से 40 को काटेंगे तो 33 कम 33 7, सोल्व कर लें ढंग से। तो 1 लैम्डा किसके बराबर है हमारे पास, 3/4 गुणा 10 की पावर 7 और 1.1 भी है, पलट के लिखेंगे तो हो जाएगा 4/3 गुणा 1.1, 10 की पावर ऊपर जाके हो जाएगा -7, ये हो गया इतना। तो 40/33 गुणा 10 की पावर -7, तो 33 से कम 33 1, अच्छा ये आएगा फिर, तो फिर 37 66 हाँ 1, ये वाला ऑप्शन सोल्व कर लेना, ये आ जाएगा। न्यूक्लियस ऑफ 273 नेपच्यून 93 इमिट्स एन अल्फा पार्टिकल टू गिव न्यूक्लियस ऑफ। ये कह रहा है कि अगर ये हमारे पास है 237 नेपच्यून 93, अगर इसमें से एक अल्फा पार्टिकल निकल जाए, अल्फा पार्टिकल होता है बेटा हीलियम का न्यूक्लियस, अल्फा पार्टिकल को लिखते हैं हम 2He4। तो जो दूसरा पार्टिकल निकलेगा उसके बारे में बताना आपको। देखो यहाँ बेटा 93 है, यहाँ 2 तो हो चुका है। अल्फा पार्टिकल का मतलब होता है, अल्फा पार्टिकल होता है हीलियम का नाभिक, हीलियम का न्यूक्लियस। तो यहाँ 2 है, तो यानी कि यहाँ 91 में आना चाहिए, तो यहाँ 92 88 इतना 91 ये वाला बच रहा है। 237 यहाँ पर है, 4 जाएगा तो कितना बचेगा 233, तो 233 और ये है प्रोटैक्टेनियम, प्रोटैक्टेनियम, तो ये आएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन। द रिलेशनशिप बिटवीन रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी म्यू आर ऑफ ए सब्सटेंस एंड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, इसे लिखते हैं हम काई, ये काई होता है काई, इनके बीच में रिलेशन ये है, देखो ये काई। तो मैग्नेटिक परमेबिलिटी समझो कि जैसे मान लो कि आपने यहाँ पे चुंबक रख दिए, तो चुंबक के आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो चुंबक के आसपास जो मीडियम है वो मीडियम अपने अंदर से कितना मैग्नेटिक फील्ड को परमिट कर रहा है, अलाउ कर रहा है गुजरने से। चुंबक के बगल में मान लो कि आपने रख दिया पत्थर, पत्थर तो अपने अंदर से अलाउ ही नहीं करेगा। तो पर मैग्नेटिक परमेबिलिटी होती है कि कितना परमिट कर रहा है कोई मीडियम मैग्नेटिक फील्ड को अपने अंदर से गुजरने से। और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है अगर किसी चीज को अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में रख दो तो कितना जल्दी वो मैग्नेटाइज हो रही है, कितना जल्दी वो मैग्नेटिक गुणों को धारण कर रही है। जैसे लोहा रख दो चुंबक के पास, जल्दी मैग्नेटाइज हो जाएगा। तो इनमें जो रिलेशन होता है वो होता है म्यू आर इक्वल टू 1 प्लस काई, से याद ही कर लेना। ये कह रहा है कि द इक्वेशन E डॉट डी ए इक्वल टू क्यू अपॉन 1 अपॉन एप्सिलॉन रिप्रेजेंट, ये गॉस लॉ है इलेक्ट्रिसिटी का। ये अगर आपने 12th में पढ़ा हो तो आपको डायरेक्ट ही याद होगा ये, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती है, आपके पास में एक चुंबक है, ये चुंबक, इसका नॉर्थ पोल है, साउथ है। तो किसी चुंबक के आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड होगा, उसे हम लाइनों से दिखाते हैं। मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल से निकलता है, साउथ पोल की तरफ को जाएगा। तो चुंबक के बाहर तो इनकी डायरेक्शन होती है नॉर्थ से साउथ, और चुंबक के अंदर डायरेक्शन होती है साउथ से नॉर्थ, यानी कि एक क्लोज लूप बनाती है, क्लोज लूप। तो उसने कहा कि पहला द टेंजेंट टू द फील्ड लाइन एट ए गिवन पॉइंट रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। बिल्कुल ठीक कह रहा है। किसी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ना, ये चुंबकीय रेखाएं हैं, इनके किसी पॉइंट पर आप एक टेंजेंट खींच लो तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देंगे, वो बिल्कुल सही है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्टार्ट एट नॉर्थ पोल एंड एट द साउथ पोल। बेटा नॉर्थ पोल से निकलती है पर साउथ पर एंड नहीं होती,
साउथ से अंदर की तरफ कभी घुस जाती है, एंड नहीं होती है, टर्म खत्म नहीं होती है, क्लोज लूप बनाती है। नॉर्थ से निकल रही है, साउथ के अंदर से आके फिर नॉर्थ मिल जाएंगी, तो क्लोज लूप बनाती है। गलत है बी ऑप्शन। द लार्जर द नंबर ऑफ फील्ड लाइन क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया द स्ट्रॉन्गर इज द मैग्नेटिक फील्ड। बिल्कुल सही। अगर जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन नजदीक नजदीक है वहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन डू नॉट इंटरसेक्ट, बिल्कुल सही, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। दो चुंबकीय बल रेखाएं कभी एक दूसरे को काटती नहीं है। अगर ये देखो कट करेंगे तो क्या होगा, अगर आपको पता है कि अगर एक टेंजेंट खींचे तो डायरेक्शन बताता है मैग्नेटिक फील्ड की, अगर एक कट करेंगी तो इस कट पॉइंट पर दो डायरेक्शन बनेंगी मैग्नेटिक फील्ड की, जबकि वो पॉसिबल नहीं है कि एक ही जगह पर दो डायरेक्शन हो। तो हमारा बी ऑप्शन सही है, ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है लास्ट वाली, तो इसलिए आंसर नहीं है। ये भी सही है इसलिए भी आंसर नहीं है, ये सही ये भी आंसर नहीं है। हमें क्या बताना, असत्य। ये 3 पॉइंट है ना, 1 3 4, इन्हें याद भी कर लेना, ये आ भी सकते हैं एग्जाम में कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होते हैं, चुंबकीय बल रेखाएं क्या एक दूसरे को काटती हैं? जी बिल्कुल नहीं काटती। चुंबकीय बल रेखाएं जो हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है, इनके किसी बिंदु पर खींची गई टेंजेंट स्पर्श रेखा क्या नेट मैग्नेटिक फील्ड बताती हैं? बिल्कुल बताती हैं। नेट का मतलब यह है कि इस पॉइंट पर बेटा इस चुंबक के साथ तो मैग्नेटिक फील्ड हो गई, तो कुछ अर्थ का भी मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड बताएंगी, बिल्कुल बताएंगी। जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन नजदीक होंगी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा, बिल्कुल सही है। हाफ लाइफ ऑफ erbium 165 is 10 hours. How much erbium in gram will be left out of 0.5 ग्राम आफ्टर 20 hours? ये कह रहा है कि हाफ लाइफ जो है वो 10 घंटे है। बेटा हाफ लाइफ का मतलब है कि जितने समय के बाद मटेरियल आधा बचे। अब देखो 10 घंटे हाफ लाइफ है, तो कह रहा है 20 घंटे के बाद 0.5 ग्राम कितना बचेगा? तो ये तो सिंपली आप वैसे भी कर सकते हैं। 0.5 ग्राम जो है 10 घंटे के बाद अपना आधा बचेगा, 0.5/2, क्योंकि हाफ लाइफ कितनी है 10 घंटे। हमें पता ना 20 घंटे के बाद, तो फिर अगले 10 घंटे बाद फिर क्या होगा, जितना बचा था उसका और आधा हो जाएगा। तो इसे कैसे कर लो, तो 5/40 यानी कि 1/8, 1/8 को आप सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 0.125। ये इसका एक फॉर्मूला होता है, देखो n इज इक्वल टू n0 1/2/n। ये n है कि कितना बचेगा, देखो याद रखना ये कितना बचेगा वो है फाइनली। n0 यानी कि शुरुआत में मटेरियल कितना था हमारे पास में 5 ग्राम, 5 ग्राम ही था ना, 0.5 ग्राम था, सॉरी 0.5। ये स्मॉल n पता क्या है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ, कितनी हाफ लाइफ बनेंगी, तो कितनी हाफ लाइफ बचेंगी ये बटा कैसे निकालते हैं हम, टोटल टाइम कितना है, टोटल टाइम कितना है अपॉन हाफ लाइफ कितनी है। तो टोटल टाइम दे रहा हो हमें 20 घंटे और हाफ लाइफ है 10, तो इसका मतलब है कि टोटल हाफ लाइफ बनेंगी दो ही तो बन रही है भाई। 20 घंटे में 2 हाफ लाइफ बनेंगी, क्योंकि 10 घंटे उसकी हाफ लाइफ है और फिर 10 घंटे और 10 10 2 हाफ लाइफ बन रही है। तो हाफ लाइफ क्या होती है, टोटल टाइम कितना दे रखा है और हाफ लाइफ है कितनी, तो 2 बन रही है। तो यहाँ पे सोल्व कर लो इसे, तो 0.5 इंटू 1/2 की पावर 2, तो कितना बन जाएगा 0.5 इंटू 1/4, वही तो बना था यहाँ पे 0.5 अपॉन 1/4 ही तो था। ये हमने पॉइंट हटा के बस 0 लगा लिया था यहाँ पे, यहाँ कर लो, तो 5/40 यानी कि 1/8 सोल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो ये इसका होता सटीक तरीका। लेकिन कुछ क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट ही दिख जाएगा, क्योंकि उसकी हाफ लाइफ 10 है, 20 घंटे बाद बताना है। तो हाफ लाइफ का मतलब होता है जितने के बाद वो मटेरियल आधा बचे, तो 10 घंटे के बाद बचेगा आधा, 0.5 का आधा, फिर अगले 10 घंटे के बाद इसका और आधा हो जाएगा, यानी कि टोटल 20 घंटे के बाद इतना बचेगा। या इससे कर लो आप। ये कह रहा है कि ये किसका एग्जाम्पल है, देखो ये अगर आप यहाँ बड़े ध्यान से देखें, ये एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक समान है। अगर एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन एटॉमिक मास परमाणु भार समान ना हो, तो ये होते बेटा एक दूसरे के आइसोटोप समस्थानिक आइसोटोप कहलाएंगे। अगर ऊपर वाले नंबर सेम होते, ऊपर वाले नंबर सेम, अगर एटॉमिक मास अगर सेम होता 120 यहाँ लिखा होता तो फिर ये बनते आइसोबार। अगर न्यूट्रॉनों की संख्या सेम होती, इसमें से घटाते इसमें से घटाते, अगर न्यूट्रॉनों की संख्या सेम होती फिर बनते आइसोटोन्स, फिर आइसोटोन्स बनते। तो ज्यादातर आइसोटोप्स का ही पूछता है पेपर में जहां पे एटॉमिक नंबर सेम हो। फॉर ए सीरीज RLC सर्किट गिवन बाय वोल्टेज V इक्वल टू VM sin ओमेगा t, द करंट इज गिवन बाय I इक्वल टू IM sin ओमेगा t + 5, द इंपेडेंस Z ऑफ द सर्किट इज। देखो ये RLC सर्किट का मतलब है कि जहां पे रेजिस्टेंस भी लगा हो, कैपेसिटर भी लगा हो, इंपेडेंस भी लगा हो, तो इनका अगर तीनों लगे ना एक साथ, तो इनका जो टोटल रेजिस्टेंस बनता है वो बेटा उसका फॉर्मूला याद कर लेना, वो ये है √R² प्लस, हाँ ये वाला √R², ये तो रेजिस्टेंस का स्क्वायर, प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर। XC का कैपेसिटिव रेजिस्टेंस है और XL का इंडक्टिव रेजिस्टेंस है। बेटा इनका डिफरेंस होता है एक्चुअल में, ये जो बड़ा है उसमें से घटा देंगे,
तो अंडर रूट में आएगा, यहाँ पे प्लस माइनस नहीं लगा रखा तो इसलिए गलत हो गया, यहाँ रूट है ही नहीं, स्क्वायर दे रखा बाहर, गलत हो गया। अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स का डिफरेंस का स्क्वायर। एक क्वेश्चन ये आसान है, देखने में थोड़ा अजीब सा लग रहा है, करना इसे एक बार, कर पाओगे क्या? ये कह रहा है फॉर ए डायनामिकली स्टेबल ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर इन हाइड्रोजन एटम द सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर रोटेशन इज प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन विच इज इक्वल टू। कह रहा है देखो बेटा आपसे ये कि जैसे मान लो ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, हाइड्रोजन एटम में आपको पता है कि एक प्रोटॉन होता है, एक प्रोटॉन है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूम रहा है। कह रहे इस इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, जो अभिकेंद्र बल चाहिए घूमने के लिए, पढ़ रखा हमने सर्कुलर मोशन में, कोई वस्तु अगर घूमेगी तो घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स जिम्मेदार है अभिकेंद्र बल। तो कह रहा है कि जो अभिकेंद्र बल मिल रहा है ना, वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के अट्रैक्शन की वजह से मिल रहा है। तो कितने के बराबर है? तो आप देख लो, दो चार्ज पार्टिकल के बीच में जो फोर्स लगता है उसका फॉर्मूला में पता ही है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कूलम्ब लॉ से आया है। तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है E, प्रोटॉन पे भी चार्ज कितना होता है E, सॉरी नीचे R का स्क्वायर है ये। तो क्या बन गया ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। दोनों पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे चार्ज सेम होता है, बस उनका नेचर अलग है, ऐसे नेगेटिव चार्ज बोल देते हैं, ऐसे पॉजिटिव बोल देते हैं। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर ये बनेगा, ये वाला सब जगह पाई है ये टाइप करने वाले ने गड़बड़ कर दी। 1h1 प्लस 1h1 इज इक्वल टू 2h1, इधर क्या बनेगा देखो, आपको देखो यहाँ पे 1 + 1 कितना हो गया 2, यहाँ पे तो एक ही, यानी कि यहाँ पे तो एक आना चाहिए, एक और एक 2, यहाँ 2 है यानी कि ऊपर 0 आना चाहिए। तो क्या बनेगा बेटा हमारा ये, देखो न्यूट्रॉन जो होता है ना, न्यूट्रॉन लिखते हैं 0n1। न्यूट्रॉन पे आपको पता है कि इसका चार्ज तो नहीं होता, कोई भी चार्ज नहीं होता इस पर, लेकिन इस पर मास होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को बेटा हम लिखते हैं -1 बीटा 0, तो -1 ऊपर 0 आना चाहिए। प्रोटॉन लिखते हैं बेटा हम ऐसे 1h1 मान लो, ऐसे लिख दिया हमने, ठीक है, ऐसे मान लो ऐसे प्रोटॉन को। पॉजिट्रॉन होता हमारा 1 बीटा 0, तो नीचे 1 ऊपर 0 यानी कि पॉजिट्रॉन है ये, ठीक है। द वेवलेंथ ऑफ विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज बिटवीन दोज रेडियो वेव एंड इंफ्रारेड वेव। ये तो मैंने आपको जीएस में भी करा रखा है सब जगह। तो सबसे ज्यादा बेटा वेवलेंथ होती है रेडियो की, फिर आता माइक्रो, फिर आता इंफ्रा। तो रेडियो, माइक्रो, इंफ्रा। तो अगर कह रहा है कि द वेवलेंथ ऑफ विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज बिटवीन रेडियो एंड इंफ्रा, तो रेडियो इंफ्रा के बीच में आती है माइक्रोवेव। तो आप कर लेंगे सभी। फोर्थ, कंसिडर ए लॉन्ग सोलोनॉइड ऑफ n टर्न्स पर यूनिट लेंथ एंड कैरिंग ए करंट I, द मैग्नेटिक फील्ड इन द इंटीरियर ऑफ सोलोनॉइड वाज शोन बाय द गिवन। देखो सोलोनॉइड क्या होता है कि स्प्रिंग टाइप का लूप ले लो आप ऐसे, ठीक, वैसे बैटरी से कनेक्ट कर दो, ये स्विच लगाए मान लो, ठीक है, स्विच क्लोज करोगे तो करंट चलेगी। जब स्प्रिंग टाइप का जो लूप होता है उससे करंट चलती है ना, इसे हम कहते हैं करंट कैरिंग सोलेनॉइड, धारावाही परिनालिका। और इस धारावाही परिनालिका के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है वो होता है μ0 के बराबर। यहाँ पे I का मतलब है कि कितनी करंट फ्लो कर रही है इससे, N का मतलब है कि जो टर्न है ना यूनिट लेंथ में, एक अंक लंबाई में कितने टर्न है, और μ0 मान लो कि मीडियम क्या है ये समझ लो, तो μ0 Ni, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। ये देखो अगर आप यहाँ बड़े ध्यान से देखेंगे, ये बेटा इधर 83 है, ये ए पार्टिकल में अल्फा पार्टिकल, एक्चुअल में अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल बेटा मैंने आपको बताया था कि अल्फा पार्टिकल क्या होता है, हीलियम का न्यूक्लियस, यानी कि 2He4, यानी यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, ठीक। तो बेटा यहाँ देखना, ये 81, ये है 83, तो 81 2 83 इधर तो हो गया सही, ऊपर है 209 और इधर यहाँ पे 4, तो 209 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा 205, यानी कि यहाँ 205 होना चाहिए, 205 और 4 209, इधर भी 209, इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। 81 83, 81 और 2 83, तो इसका ए ऑप्शन। ये आपको बताना है y क्या है, देखो आपको बताना फाइंड y कहाँ लिखा है, ऊपर वाला, ये देखो ये 235 और एक कितना हो गया 236, इधर ये 93 93 और 1 and 0, तो ऊपर में बेटा 3 के एक मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा ना, 3 तो ये हो गया 93, ये तो 93 और 3 कितना हो गया 96, और 236 इधर था, तो 236 में से अगर आप 96 घटाएंगे तो 140 आ जाएगा, ठीक है।
हाँ 140 है ऑप्शन, अरे हाँ है, मैं सोच रहा 140 तो ऑप्शन ही नहीं है, 140। अगले पे आ जाओ। देयर इज इनफ हाइड्रोजन इन सन टू कीप इट्स गोइंग फॉर अबाउट कितने, देखो कह रहा है कि सन में जो होता है ना, हाइड्रोजन आपस में मिलके बनाती है हीलियम, और कुछ एनर्जी का लॉस होता है, तो कह रहा है कि कितनी हाइड्रोजन है सन के अंदर कि इसे जिंदा रखें। तो 5 बिलियन साल, तो अभी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सन अभी खत्म नहीं हो रहा है, जल जल के 5 बिलियन साल लगेंगे। करंट पर यूनिट एरिया कोल्ड करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू वेयर ईच चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, ये बेटा सिग्मा है यहाँ पे, ये सिग्मा इज द कंडक्टिविटी, m is mass of an electron, is the electric field, is relaxation time, and n is the number of free electron per unit volume of a metallic conductor। देखो ये बेटा जो करंट डेंसिटी होती है ना, इसका एक फॉर्मूला होता है J इज इक्वल टू सिग्मा E, ठीक है, तो इसे भी डायरेक्ट याद रखना। ये कह रहा है मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए कंडक्टर ऑफ लेंथ L एंड कैरिंग ए करंट I केप्ट इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू, ये तो मैं बताता हूँ बच्चों को, अगर एक मैग्नेटिक फील्ड है B और इसमें अगर आप एक तार रख दें, एक तार, और उस तार में I करंट है, और ये तार मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल पर रखा है, तो उस पर जो फोर्स लगेगा वो होता है IBL साइन थीटा, ठीक है, तो IBL साइन थीटा, तो IBL, तो यहाँ पे इसने थीटा की वैल्यू 90 ले रखी है, इसने मान रखा कि तार जो है ना बिल्कुल फील्ड से 90 डिग्री के एंगल पर रखा है, तो साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाती है, तो इसलिए IBL आया। भाई इसने जब थीटा ले ही नहीं रखा कहीं पर भी, तो इसका मतलब है कि साइन की वैल्यू 1 होगी, साइन की वैल्यू कब होती है, 90 डिग्री पर। अगला क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ वोल्टेज इज अप्लाइड टू डज ऑफ एन साइक्लोट्रॉन। देखो साइक्लोट्रॉन क्या होते हैं, चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने काम आते हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स में बड़ा यूज होता है इनका, किसी चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने के लिए, तो उसमें यूज करते हैं हाई फ्रीक्वेंसी अल्टरनेटिंग वोल्टेज। इसका यूज पूछ सकता है साइक्लोट्रॉन का। द बोर रेडियस ऑफ एन हाइड्रोजन एटम, देखो जैसे मान लो ये हमारे पास में एक हाइड्रोजन एटम, इसमें एक प्रोटॉन है और बाहर एक इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है, अलग अलग कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर काटेंगे, ठीक है। मान लो कोई हाइड्रोजन लाइक एटम है, हाइड्रोजन लाइक समझ रहे हो, जैसे कि हाइड्रोजन हीलियम, हीलियम में होते हैं हाइड्रोजन हीलियम लिथियम जैसे है ना, तो मान लो कि इनमें से आप क्या करो कि जैसे हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, हीलियम में होते हैं 2, अगर एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए हीलियम में से, तो हम बोलेंगे कि हीलियम जो है पॉजिटिवली आयोनाइज हो गया। पॉजिटिवली आयोनाइज का मतलब है कि जब से इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया, नेगेटिव चार्ज चला गया, तो यानी कि वो पॉजिटिव हो गया। तो अब ऐसा छोड़ो, चलो इसे भी छोड़ो, तुम कन्फ्यूज हो जाओगे नहीं तो, अगर आपने थ्योरी नहीं पढ़ रखी। देखो जो बेटा हमारे होते हैं बोर रेडियस ऑफ एन हाइड्रोजन एटम, देखो कोई हमारे पास में कोई एटम है समझ लो, और इस एटम में अलग अलग ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, अलग अलग ऑर्बिट में, तो ये वाले ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा उसकी रेडियस ज़्यादा होगी, इस वाले की कम होगी। तो जो रेडियस होती है ना वो क्या होती है, ऑर्बिट के जो स्क्वायर है उसके प्रोपोर्शनल होती है, एन के स्क्वायर के। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ, नहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, नहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ। तो जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मतलब है कि ऑर्बिट की संख्या उसके प्रोपोर्शन, उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। तो रेडियस होती है इसके, एनर्जी होती है बेटा एन स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अभी मैंने लिखवाया भी था कि एनर्जी होती है nth ऑर्बिट में 13.6 एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एनर्जी होती है ई स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, रेडियस होती है एन स्क्वायर के प्रोपोर्शनल समानुपाती, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा उसकी जो स्पीड है वो स्पीड होती है एन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये तीनों याद रखना। हाइड्रोजन एटम के लिए याद रखेंगे कि रेडियस जो है एन स्क्वायर के समानुपाती है, एनर्जी एन स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है उसकी स्पीड एन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर डोप्ड विद ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी, देखो सेमीकंडक्टर जो होते हैं ना, सिलिकॉन जर्मेनियम, ये प्योर फॉर्म में काम नहीं करते, इनके अंदर कुछ इंप्योरिटी ऐड करनी पड़ती है। अगर आपने डाली पेंटावेलेंट, यानी कि पेंटावेलेंट इंप्योरिटी डालेंगे तो इलेक्ट्रॉन होंगे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, अगर ट्राइवेलेंट डालिए तो फिर होंगे इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, और होल्स होंगे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। इसके लिए आपको बेटा थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, इलेक्ट्रॉनिक्स से खुद से मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ा सा ना। इलेक्ट्रॉनिक्स में जाकर पीएन जंक्शन डायोड, कौन कौन सी इंप्योरिटी मिलाने से क्या क्या बन जाएगा वो आप देख लेना। अगर मुझे टाइम लगा तो हो सकता है कि मैं ही एक छोटी सी वीडियो बना दूं इस पर, कि हमारे पास में जैसे प्योर सेमीकंडक्टर है सिलिकॉन जर्मेनियम, उसमें हम कौन सी इंप्योरिटी मिलाएं, तो पेंटावेलेंट का क्या मतलब होता है, ट्राइवेलेंट का क्या होता है। अब छोटा सा अगर आप याद रखना चाहो, जब पेंटावेलेंट मिलेंगी तो इलेक्ट्रॉन मेजोरिटी में होंगे, और ट्राइवेलेंट मिलेंगे तो इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी में होंगे। तो ऐसे आप हल्का सा भी के लिए याद कर लेना, बाकी आपसे नहीं होगा तो मुझे बता देना कमेंट में, मैं बना दूंगा इसके ऊपर। द 3 इलेक्ट्रोड ऑफ ए वैक्यूम ट्रायड,
वैक्यूम ट्रायोड ना, ये बेटा ये टॉपिक ना यूपी बोर्ड में पढ़ाया जाता है ये, हालांकि सीबीएसई में शायद नहीं है ये, लेकिन फिर भी इन्होंने ले लिया, यूपी बोर्ड के बच्चों ने पढ़ रखा होगा ये। तो ये जो वैक्यूम ट्रायोड होता है इसमें तीन चीजें होती हैं, एक होता है एनोड, एक कैथोड, एक होता है ग्रिड, तीन चीजें। एक है द आउटपुट ऑफ एन ओ आर गेट, देखो ये ओ आर गेट, एंड गेट, ओ आर गेट, नोट गेट, नैंड गेट, नोर गेट, इस तरह के हमारे पास 4-5 गेट होते हैं। तो जो और गेट में बेटा ऐसा होता है कि आपने इनपुट अगर जीरो दिया, आउटपुट भी जीरो, तो आपको जो मतलब कि दो आपके पास में ए और बी दो इनपुट है, दो अगर दोनों अगर जीरो है तो आउटपुट भी जीरो आएगा। अगर दो में से एक भी अगर वन है तो ये वन बनेगा, और दोनों ही वन है फिर तो वन बनना ही है। तो यहाँ पे जीरो जीरो है तभी जीरो मिल सकता है। ये भी अगर आप कहेंगे तो इसकी भी मैं एक वीडियो बना दूंगा, इनकी भी ना गेट वेट की, जो इनकी ट्रुथ टेबल होती है ना, अब शायद आप हो सकता है भूल गए हो कि एंड गेट की ट्रुथ टेबल क्या बनती है, किसकी क्या बनती है। तो अगर मेरे पास पड़ी होगी अगर ये वीडियो मेरे इसमें सिस्टम में, तो मैं वहाँ से डाल दूंगा। मैंने एक असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर वाले बैच में लास्ट में कराई थी एक वीडियो इससे जुड़ी हुई, ठीक है। अगर खुद से कर लोगे तो बता देना, वरना तो मैं तो बता ही दूंगा। इन ह्यूमन साउंड इज प्रोड्यूस बाय विच ऑर्गन, तो कंठ से, वोकल कोड होती है कंठ में, वोकल कोड के वाइब्रेशन से साउंड पैदा होता है। व्हेन ए बॉल इज थ्रोन अपवर्ड देन एट व्हाट पोजीशन इट्स पोटेंशियल एनर्जी विल बी मैक्सिमम, जब एक गेंद को ऊपर की ओर फेंका जाता है किस स्थान पर उसकी स्थिति ऊर्जा अधिकतम होगी, आपको पता हाईएस्ट पॉइंट पर। पोटेंशियल एनर्जी हाइट बढ़ने के साथ में बढ़ती है और काइनेटिक घटती है एट द टॉप मोस्ट पोजीशन, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन थे हमारे इसके, ये खत्म होगी पीडीएफ। 2-4 क्वेश्चन इसके ऐसे हैं, मैं दूसरे वाली पीडीएफ के साथ में ले लूंगा। कुछ क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए, जैसे 100 क्वेश्चन थे तो 90-92 क्वेश्चन मैं इसके कराऊंगा, 8-7 में नहीं करा रहा हूँ। वो कुछ ऐसे हैं कि वो अगर हम उन्हें करना है तो फिर हमें बहुत बड़ी थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, और बिना थ्योरी पढ़े खाली आंसर याद करने से कुछ हो तो जाएगा ही नहीं, जो कि तो वही लाइन तो आएगी नहीं। तो हम ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट हम फटाफट स्पीड से डिस्कस करेंगे कि जो इंपॉर्टेंट है, जो रिपीट होने की संभावनाएं हैं। तो ये वाली वीडियो कैसी लगी, अगर आपको बढ़िया लगे, आपको कुछ फायदा हो, और इतनी स्पीड से कराऊंगा मैं बाकी भी। देखो रात के भी समय कितने बज रहे हैं, 12:03 हो गए हैं, और कल सुबह मेरी 8 बजे से फिर क्लास है। तो रात के समय टाइम मिलेगा तो मैं फटाफट बना दूंगा आपके लिए। और भी मैंने प्रैक्टिस सेट बोल दिया है बनाने के लिए, उसे जो टाइप करता लड़का, तो अगर आप कहोगे तो मैं और भी भेज दूंगा। मैंने एक और भेज रखा है एडवांस में। अगर आपको लगे कि सर नहीं हम समझ पाएंगे इतनी स्पीड से बिना थ्योरी के, तो फिर मैं रहने दूंगा, अपना टाइम खराब नहीं करूंगा। अगर लेकिन अगर आपने साइंस स्पेशल भी पढ़ रखा है, अगर आपकी बीएससी 12th भी इतनी अच्छी नहीं है, तब भी अगर आप जितना क्लास में पढ़ाया गया साइंस स्पेशल में कंप्लीट उसे पढ़ लो, और जितने क्वेश्चन यहाँ कराऊँ 500 उन्हें कर लो। 75-78 क्वेश्चन आपको फिर भी पेपर में मिल जाएंगे कि हाँ, जो आपको रेंज में लगेंगे अपनी करने वाले। बाकी जो दूसरा वाला पार्ट है साइंटिफिक असिस्टेंट में 100 नंबर वाला, 70-75 उसमें ले आओ, तो 150 नंबर पे 100% जॉब मिल जाएगी। 150-155 बहुत हैं अगर इतना आ गया, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीबॉडी, गुड नाइट एवरीवन, बाय।